हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 2 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 2 घंटे की एक स्पेशल डिमांडेड वीडियो क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, जिसे आप हिंदी ए या फिर हिंदी आ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बच्चों। जी हां, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका आज यानी कि 21 फरवरी को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका एक दो दिन में यानी कि 23 फरवरी को आपका हिंदी का जो एनुअल एग्जाम है, ठीक है, फाइनल एग्जाम ये होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपके आज के पेपर के लिए, ठीक है, आज यानी कि 21 तारीख के, और जो बच्चे इवनिंग के इनके 23 तारीख के पेपर के लिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कह लीजिए या सैंपल पेपर कह लीजिए, इसी के सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और बच्चों ये जो 2 घंटे का एक एपिसोड है ना आपका, इस 2 घंटे की वीडियो से आप यकीन मानो कि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल तक जाने वाली है, ठीक है। एग्जाम के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जहां से ऑलरेडी पिछले साल भी क्वेश्चंस आए थे, उससे पिछले साल भी, और इस साल भी आने के हाईली चांसेस है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ना सबसे पहले एक चीज सुनो, पहले पैटर्न समझो, उसके बाद एक जरूरी सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। पैटर्न सिंपल सा है, 15 प्रश्न होंगे, 4 खंड होंगे। खंड का के अंदर आपके 2 क्वेश्चन होने वाले हैं, आपठित गद्यांश पद्यांश वाले। खंड खा के अंदर आपके 4 प्रश्न होंगे, जो भी आपका व्याकरण होता है, टॉपिक होता है, अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। खंड गा, इसमें आपकी दोनों ही किताबों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, एमसीक्यू थ्योरी वाले सब कुछ। और खंड घा रचनात्मक लेखन से संबंधित 4 प्रश्न। अब सुनो ध्यान से, देखो इस वीडियो के अंदर जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको पूरा पेपर समझाऊंगा 2 घंटे के अंदर, तो क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम अपने खंड का के अंदर जो हमारे 2 क्वेश्चन हैं, आपठित गद्यांश और पद्यांश, इन सभी की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिस, फिर खंड खा देखेंगे बच्चों व्यावहारिक व्याकरण का। इसके अंदर टोटल आपके 4 टॉपिक होंगे, उपसर्ग और प्रत्यय वाला एक टॉपिक रहेगा यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा, फिर समास रहेगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्यभेद, और सबसे आखिर में अलंकार। इन सभी व्याकरण के टॉपिक्स को आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगा आपकी, ठीक है। फिर आता है आगे का पार्ट, खंड नंबर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपकी क्षितिज और जो किताब है कृतिका, इन दोनों के ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, थ्योरी वाले क्वेश्चन आंसर, इन सभी को देखेंगे। और सबसे आखिर में रहेगा बच्चों खंड नंबर का, इसके अंदर हम समझेंगे बच्चों रचनात्मक लेखन, यानी कि इसमें देखो क्या क्या रहेगा, अनुच्छेद लेखन कैसे करना है आपको, पत्र लेखन कैसे करना है, चाहे वो संवाद को हो, किसी मतलब संवाद आपका हो, ठीक है, या फिर महोदय को लिखना हो, किसी प्रधानाचार्य को हो गया, अधिकारी को हो गया, अपने सगे संबंधी को हो गया, सब बताऊंगा आपको, ठीक है। तीसरा टॉपिक ईमेल लेखन, ईमेल लेखन कैसे लिखना है, लघु कथा लेखन कैसे करनी है, संवाद लेखन, सूचना लेखन, सारे टॉपिक आपको करवाऊंगा बच्चों में, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे बच्चों इस वीडियो में। देखो ये रहा, एक बार ढंग से देख लो क्या क्या देखेंगे हम। तो खंड का खा गा घा सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। का में आपके गद्यांश पद्यांश होंगे, खंड खा में आपके जितने भी उपसर्ग प्रत्यय समास अर्थ की जैसे वाक्य वेद अलंकार ये सब देखेंगे। खंड का में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, और खंड खा के अंदर आपका रचनात्मक लेखन होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था बच्चों कि आज का आपका ये 2 घंटे का जो सेशन है ना, आप ये मान के चलो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए है। अब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और पता है बच्चों, हम एक काम करते हैं, इस वीडियो के अंदर हम ना एक लाइक का टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। इस वीडियो पे कम से भी कम 1299, जी हाँ बच्चों 1299 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। बाकी देखो वीडियो तो आती रहेंगी, लाइक टारगेट कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन हाँ होगा तो हमें और अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी ज्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। और हाँ बच्चों, आप सारे बच्चों को आज आपका जो पेपर होने वाला है और 23 तारीख को भी होगा, सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी वेरी एंड वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना बच्चों, तैयारी बहुत अच्छी करवा भी दी ऑलरेडी, अभी और 2-4 वीडियो आ जाएंगी तो और नेक्स्ट लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो रेडी हो बच्चों, देखो आप रेडी हो 2 घंटा पढ़ने के लिए मेरे साथ, क्योंकि ये सेशन पता है कब मैं बना रहा हूं, 1 बज के, ठीक है,
मतलब 1:30 हो गया है, 1:30 बज चुका है और इस टाइम मैं ये सेशन अटेंड कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद ही आपको सुबह 6-7 बजे के आसपास मिल जाएगा। तो इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी दिखाइए, ठीक है। बाकी तो आपका प्यार सपोर्ट है हमारे पास, हमारे साथ। तो चलो बच्चों, रेडी हो जाओ 2 घंटा मेरे साथ पढ़ने के लिए, रेडी हो? तो चलिए शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन 1 से। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके क्वेश्चन 1 and 2 की, ठीक है। सारे बच्चे इन क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 1, खंड का जो कि अपठित बोध वाला हमारा रहने वाला है, ठीक है। इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन होंगे और इसे मैं पढ़ूंगा, आप भी पढ़िएगा, और जैसे जैसे हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आपको करना है, ठीक है। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। 7 नंबर का क्वेश्चन ये होने वाला है, ओके। तो अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से और जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझेंगे। बच्चों, इस लाइव सेशन के एंड होने से पहले, ठीक है, मैं चाहूंगा इस लाइव सेशन के एंड होने से पहले कम से भी कम 299, ठीक है, 299 हमारे लाइक्स आज पूरे होने चाहिए, कम से कम बच्चों 299, ठीक है। एंड होने से पहले तकरीबन 1.5 घंटे तक का हमारा ये सेशन चलेगा, ठीक है। तो इतनी देर में इतने लाइक पूरे होने चाहिए। जो बच्चा ज्वाइन होता जाएगा सेशन को लाइक करते जाएंगे सारे बच्चे, ओके। चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे और इसके फिर एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। यह संस्कृति न केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि है जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ी है। भारतीय संस्कृति का आधार त्याग, अहिंसा, सत्य, धर्म है। भारतीय समाज में परिवार और समाज का बहुत महत्व है। यहाँ परंपराएं और संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं, ठीक है, जो समाज में एकता की और सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति ने विश्व को अमूल्य धरोहर दी है भाई, जैसे कि वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, ऐसी महान ग्रंथों ने न केवल भारतीय समाज को दिशा देने के साथ साथ पूरे विश्व को ज्ञान और सद्गुणों का संदेश भी दिया है। भारतीय संस्कृति में विविधता है, लेकिन फिर भी यहां पर एकता की भावना गहरी है। यह संस्कृति आज भी अपनी महानता को बनाए हुए है और इसका प्रभाव समूचे विश्व में देखा जा सकता है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर और मूल्य आज भी भारतीय समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और वे हमें नैतिकता, जीवन के उद्देश्य, समाज के प्रति कर्तव्य, ये सभी पालन करना सिखाते हैं, ओके। सो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? तो अभी अभी हमने पढ़ा बच्चों, हमारी भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? ये देखो, भारतीय संस्कृति का आधार त्याग, अहिंसा, सत्य और धर्म है। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? सारे बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गा वाला हो जाएगा त्याग, अहिंसा, सत्य और धर्म। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, त्याग, अहिंसा, सत्य और धर्म। सर 11th की लाइव क्लास कब होगी बच्चों? 11th के लिए मैंने वीडियो शेड्यूल कर दी हैं, ठीक है, 2-3 वीडियो शेड्यूल कर दी हैं, आप उनको देखिए तब तक, और जैसे ही सेशन एंड होगा फिर आपकी 11th क्लास होगी, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, सी हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या है कि भारतीय संस्कृति निम्नलिखित में से किसे दिया है? भारतीय संस्कृति ने निम्नलिखित में से किसे दिया है? तो देखो, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसी महान ग्रंथों का ज्ञान, सही बात है। केवल भारतीय धर्म की समझ है, गलत। समाज में विविधता और असमानता को बढ़ावा देती है, गलत। पूरी दुनिया को एकता का संदेश देती है, हाँ ये वाला सही है भाई, ये वाला सही है। मतलब कि जिसमें पहला चौथा सही होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ सही होगा बच्चों जी। कथन 1 और 4 का वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में विविधता के बावजूद क्या भावना मौजूद है? यानी कि भारत में विविधता तो है, लेकिन फिर भी कौन सी भावना है यहाँ पे? एकता की भावना है। कैसी भावना है बच्चों? एकता की। हेलो सर, हेलो सभी को, हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वीडियो हम सुबह 8:30 बजे लाइव कर रहे हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। भारतीय संस्कृति की विविधता पर जो भारतीय संस्कृति की विविधता है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों? तो भारतीय संस्कृति की विविधता ने समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा दिया है, जिससे समाज में सहयोग और समृद्धि की भावना मजबूत हुई है। अगला, भारतीय संस्कृति ने भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रेरित किया है? तो बच्चों, भारतीय संस्कृति ने
भारतीय समाज को नैतिकता, जीवन के उद्देश्य, समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है बच्चों। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर जी, आपको भी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं बच्चों। सेकंड है काव्यांश का। ठीक है, काव्यांश का। अब बच्चों ये एक मोटिवेशनल काव्यांश है। ठीक है, काफी मोटिवेशनल है बच्चों, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखो क्या है। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो होते हैं जो जगाते वक्त हमें हिम्मत दिलाते हैं। आसमां को छूने की चाहत में हर मुश्किल को पार कर लेने की शक्ति पाते हैं। खुद से न डर, तू आगे बढ़, हर कदम पे तुझे नया रास्ता मिलेगा। आगे लिखा है, गिरकर उठना तो यही है तरीका, जीवन में यही सफलता की सच्ची रेसिपी है। सपने देखो, अपनी मंजिल को समझो, अपने आत्मविश्वास से उसे सच करके दिखाओ। संघर्ष चाहे जैसा हो, निरंतर चलो, कभी भी अपने सपनों से ना पलटो। ठीक है, क्लास एसएसटी का सैंपल सर जी, एसएसटी का सैंपल भी आ जाएगा बच्चों। ठीक है, दिन में या फिर शाम के टाइम आ जाएगी वीडियो, चिंता मत करिए। ठीक है, आ जाएगी वीडियो, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो जगते वक्त हमें हिम्मत दिलाते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों? इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का क्या मतलब है? सारे बच्चे अपना दिमाग लगाएं, क्या लाइन का मतलब है इसका? वेरी गुड, सही आंसर दिया सभी बच्चों ने। असली सपने वही होते हैं जो हमें जगाते हुए प्रतीत रखते हैं, जागते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्योंकि सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ही ना दे, उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, पिछले 36 घंटे 48 घंटे से आप ये मानिए कि लगातार मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, आपके लिए सैंपल पेपर्स बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना रहा हूं, ना सिर्फ 9वीं की बल्कि 11वीं की। तो विद अराउंड 48 आवर्स से 1 घंटे की स्लीप तक मैंने नहीं ली है, 1 घंटे तक की। तो सोचिए कितने ऐसे सपने हैं जो मुझे जगा रहे हैं। तो वही है कुछ है यहाँ पे, है ना, इस तरीके से। सो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। पद्यांश के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पद्यांश में देखिए क्या कहा गया है, कविता में सपनों की ताकत और आत्मविश्वास पे जोर दिया गया है, सही बात है। कविता में संघर्षों का सामना करने के महत्व की बात की गई है, सही बात है। कविता में केवल सपने देखने पर ध्यान दिया गया, गलत बात, गलत बात। तो सही क्या है? सही क्या है बच्चों? सही क्या है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। साइंस का सैंपल भी आएगा बच्चों, काहे टेंशन ले रहे हो? आज हिंदी का देख के आओ, फिर साइंस मैथ सब पढ़ाएंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? हम हैं, तैयारी करवाएंगे आपकी। पहला दूसरा यानी कि केवल 1 और 2 ये हमारे सही हैं, 1 और 2 हमारे सही हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, अगला है कि संघर्ष चाहे जैसा हो, निरंतर चलो। इसका क्या अर्थ है बच्चों? संघर्ष चाहे जैसा भी हो, निरंतर चलो। इसका मतलब क्या है कि संघर्ष के बावजूद भी हमें चलते रहना चाहिए, अर्थात संघर्ष चाहे जितने भी आए हमें उसमें चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अगला आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। गिरकर उठना है तो यही है तरीका। इसका क्या तात्पर्य है? कहा गया है कि गिरकर उठना है तो यही है तरीका। इसका तात्पर्य क्या है बच्चों? यह पंक्ति सिखाती है कि जीवन में असफलताएं और मुश्किलें आती हैं, लेकिन इनसे हार मानने की बजाय हमें इनसे सीखकर उठना चाहिए। गिरकर उठने की प्रक्रिया ही जीवन की सफलता का तरीका है। आगे लिखा हुआ है, सपने देखो, अपनी मंजिल को समझो, अपने आत्मविश्वास से उसे सच कर दिखाओ। इसका महत्व क्या है? इस पंक्ति में यह बताया गया है कि अपने सपनों को सच करने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। सपनों को सही दिशा में चलकर और निरंतर प्रयास करके ही हम उन्हें साकार कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। ओके, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सभी को हेलो। बच्चों ये हमारी प्रैक्टिस थी इन 2 क्वेश्चन की, जो कि आई होप आपको समझ में आई होगी। ये 2 क्वेश्चन की हमारी प्रैक्टिस थी। ठीक है, अब जो हमारा असली काम शुरुआत होगा वो होगा यहां से। ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स यहां से स्टार्ट हो जाएंगी उसके बारे में। ठीक है, चलो बच्चों, क्या है, खंड खा हमारा शुरुआत हो चुका है व्यावहारिक व्याकरण का। ठीक है, खंड खा शुरू हो चुका है व्यावहारिक व्याकरण का। अब इसमें क्या है, पहले तीसरा उपसर्ग और प्रत्यय वाले
आपको 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय में 5 में से किन्हीं 4 के आंसर देने हैं। तो बच्चों पहले आपको मैं उपसर्ग प्रत्यय समझा दूं बढ़िया तरह से, ठीक है। देखो बच्चों, क्या होते हैं उपसर्ग प्रत्यय? उपसर्ग दरअसल ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने शब्द ले लिया पढ़, अब पढ़ का मतलब क्या हो गया? पढ़ा हुआ या फिर पढ़ना, है ना। अब इसमें मैंने मूल शब्द क्या नाम है उपसर्ग जोड़ दिया अन, तो क्या बन गया? अनपढ़, यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मोल है, ठीक है। मोल है यानी कि ये मूल शब्द है मोल, तो इसकी एक कीमत है, खरीदा जा सकता है, लेकिन मैंने उपसर्ग जोड़ दिया अन, तो अनमोल बन गया, यानी कि अब ये अमूल्य हो चुका है, इसकी कोई कीमत नहीं है ना, इस तरीके से। एंड उसके बाद में एक और ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है देश, ठीक है। देश हमारा शब्द हो गया, उप क्या है? उपसर्ग हो गया, तो उपदेश बन गया, है ना। तो नया शब्द बनेगा बच्चों, ठीक है, अर्थ जो है वो उसका बदल जाएगा इस तरह से। आगे देखेंगे तो प्रत्यय की बात आ जाएगी। तो प्रत्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी के शब्द में अंत में जुड़कर जो है क्या करते हैं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया भूगोल, ये हमारा एक मूल शब्द है। भूगोल में मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया? भौगोलिक, ठीक है। अगला यहाँ पे एक शब्द लिया मैंने इतिहास, इतिहास में फिर से एक जोड़ दिया, तो ऐतिहासिक। मान लेते हैं एक शब्द लिया मैंने सरल, ठीक है। अब सरल में ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो क्या बन गया बच्चों? सरलता, है ना। मित्र में एक और ता जोड़ दिया, तो क्या बन गया? मित्रता, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे कॉन्सेप्ट है बच्चों जो कि आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। ओके, तो एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी बताएं कि आपको उपसर्ग प्रत्यय समझ में आ गया कि नहीं। सारे बच्चे बताएंगे उपसर्ग प्रत्यय समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बताएंगे। मैं तभी आगे बढ़ूंगा जब आप कहेंगे कि हाँ सारे बच्चे, कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है, मुझे भी समझ में आ गया है, ठीक है। एक बात और बता दो बच्चों, देखो उपसर्ग क्या होते हैं? ये किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, जैसे पढ़ अनपढ़, मोल अनमोल, है ना, इस तरीके से। अब प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और नया शब्द बनता जरूर है, अर्थ नहीं बदलता। लेकिन जैसे कि क्या लिखा था मैंने? ऐतिहासिक, ठीक है ना। तो इतिहास और एक प्रत्यय हो गया जो शब्द के आखिरी में लगता है, ठीक है। यस सर, चलिए तो चलो अब आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं अच्छे तरीके से, देखते कौन सा बच्चा बताएगा। पहला क्वेश्चन, अपमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को पहचान कर लिखिए। तो अपमान शब्द में बच्चों मैं सीधे सीधे आंसर बताता हूं आपको। अपमान शब्द में अप जो है ये हमारा उपसर्ग है और मान हमारा मूल शब्द है। सद उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। किससे बच्चों? सद उपसर्ग। साहिल कुमार सर एक क्वेश्चन पूछना था, पूछिए। सद उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। तो बच्चों सद से निर्मित है सदाचरण, सद्भावना, सद उपयोग, ठीक है, सद विचार, सदैव, इस तरीके से, ठीक है। आगे, प्रतिस्पर्धात्मक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द को पहचान कर लिखिए, ठीक है। क्या शब्द है? क्या नाम है? प्रतिस्पर्धात्मक, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो स्पर्धात्मक एक अलग शब्द है और प्रति एक अलग शब्द है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा एक शब्द हो जाएगा और बाकी जो मक है आत्मक, इस तरीके से वो इसका एक दूसरा पार्ट हो जाएगा। ओके जी सर, सही बात है। प्रेरणादायक शब्द में निहित प्रत्यय को पहचान के लिखिए। तो क्या है? मूल शब्द प्रेरणा और प्रत्यय हमारा दायक, ठीक है। अब त्व प्रत्यय से शब्द बनाइए। तो नेतृत्व, देवत्व, मनुष्यत्व, मित्रता, स्वत्व, पवित्रता, बालकत्व, इस तरीके से बहुत सारे हैं, है ना, आप ऐसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4 समास वाला, ठीक है। क्या है बच्चों? समास का। अब समास पे आधारित हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से इन 4 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो चलो 4 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो देखो समास के बारे में आ चुका है, ठीक है। तो द्वारपाल समस्त पद का विग्रह लिखिए। क्या क्वेश्चन है बच्चों? जो द्वारपाल समस्त पद है आपको इसका विग्रह लिखना है। तो द्वारपाल का क्या हो जाएगा? द्विपाल, अर्थात द्वार का रक्षक, तो इसीलिए क्या हो गया? द्विगु समास।
गणराज्य शब्द में निहित समास को पहचानिए। तो क्या है बच्चों, गणराज्य, तो ये एक बहुव्रीहि समास है। ठीक है, शब्द के बीच विभक्ति का प्रयोग जैसे कि देव मूर्ति, देवता प्लस मूर्ति अर्थात देवता की मूर्ति, तो ऐसे में कौन सा जो समास है वो आता है, तो ये आता है विभक्ति समास, यानी कि जिसे हम कर्मधारय समास भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, अव्ययभावी समास का उदाहरण दीजिए। तो अव्ययभावी समास में क्या होता है पहचानने के लिए, उनके मुताबिक उस तरह से बिना कारण से पहले से ऐसे करके। ठीक है, फिर देवमूर्ति शब्द में निहित समास का नाम पहचानिए। अब देवमूर्ति में कौन सा है बच्चों, तो देवमूर्ति में है तत्पुरुष, देवताओं की मूर्ति या फिर देवताओं के लिए मूर्ति, तो क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या कहलाएगी, तत्पुरुष समास। ओके, कोई डाउट नहीं है। चलो अगला सेक्शन समझते हैं बच्चों, यानी कि अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, यानी कि अर्थ के आधार पे जो वाक्य भेद है इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चों इसे मैं ऊपर कर देता हूं ताकि आपसे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बता पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां क्वेश्चन पूछने से पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा ताकि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान से देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होते हैं 8 प्रकार से। आपके सिलेबस में भी 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक तो है बच्चों आपके प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या हैं। तो जब किसी बात को पूछा जाए उसके लिए प्रयोग किए गए शब्द को प्रश्नवाचक कहते हैं। ठीक है, निषेधवाचक, जब किसी व्यक्ति को कार्य ना करने या ना पोषित करने को कहा जाए उसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा विस्मयादिबोधक, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो वाक्य हर्ष यानी कि आश्चर्य, कोई दुख प्रकट करें उसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक। ठीक है, जैसे अरे ये क्या हो गया, अरे तुम 70 नंबर ले आए 80 में से हिंदी में, ऐसे करके, है ना। इसके अलावा संदेहवाचक में क्या होता है कि जो व्यक्ति किसी संदेह या अनिश्चितता को प्रकट करते हैं उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। ठीक है, जो वाक्य संदेह या फिर कोई चीज सही नहीं है, अनिश्चित है, उसको प्रकट करते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, सर आपका गुड नेम। सो हम लोग कहां पे थे, हाँ संदेहवाचक पे। अगला देखेंगे बच्चों इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य जो व्यक्ति की इच्छा या फिर आशीर्वाद को प्रकट करते हैं उसे बोलते हैं इच्छावाचक। संकेतवाचक में जब कोई वाक्य किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करे उसे कहते हैं संकेतवाचक। ठीक है, आगे आज्ञावाचक वाक्य, जो वाक्य किसी आदेश, निवेदन, परामर्श को व्यक्त करते हैं उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक है, और विधानवाचक क्या होते हैं, जब किसी जब वाक्य में किसी तथ्य, घटना, इसको समान रूप से लिखा जाए उसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि आज बहुत ठंड है, इस तरीके से। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बच्चों, सारे क्वेश्चन मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे मुझे आंसर करेंगे। क्वेश्चन मेरा आपसे ये सबसे पहला कि मेरी यही कामना है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए। ठीक है, आपका भविष्य उज्जवल हो। तो ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, मतलब इसमें कौन सा वो है। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताएंगे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इच्छा जताई जा रही है। क्या इच्छा जताई जा रही है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, तो क्या होगा, इच्छावाचक वाक्य है। अब इच्छावाचक वाक्य को पहचानने की ट्रिक क्या है बच्चों, जिस भी वाक्य में शुभकामनाएं हो, ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करे, सफलता की बात हो, कृपा की बात हो या फिर आशीर्वाद दिया जाए, समझ लीजिए इच्छावाचक वाक्य है। अगला, क्या वह कल वापस लौटेगा, मुझे नहीं लगता। अब यहां पे देखो कंफ्यूजन होगी आपको, अभी ध्यान से समझना, क्या वह वापस लौटेगा, मुझे नहीं लगता। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रश्न भी पूछा जा रहा है
और संदेहवाचक भी हो सकता है कि संदेह भी है कि आएगा भी नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं। तो क्या है इसमें, मैंने बोला था ना कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, क्या है कि क्या वह कल वापस आएगा, मुझे तो नहीं लगता वो वापस आएगा। तो क्या ये बेसिकली संदेहवाचक है। क्या है बच्चों, दिस इज कॉल्ड संदेहवाचक। अब संदेहवाचक कैसे पहचानोगे, सेंटेंस में शायद, संभवतः, शायद नहीं, हो सकता है, क्या, ऐसे शब्द होंगे तो समझ जाओ संदेहवाचक है। अगला, विस्मयादिबोधक वाक्य का आपको एक एग्जाम्पल देना है। तो बच्चों क्या देंगे, इस तरीके से देखिए, विस्मयादिबोधक का वाचक का एग्जाम्पल देखो, क्या तुम सचमुच ये कर रहे हो, ये आश्चर्यजनक नहीं है। इस तरीके से विस्मयादि वो जो हमारा निषेधवाचक वाक्य है, इसका एक उदाहरण दीजिए। किसका, निषेधवाचक का। तो निषेधवाचक का जैसे कि मुझे यह विचार मत बताओ, मुझे समझने दो, ठीक है, मुझे मत बताओ, मुझे समझने दो। जो वाक्य आदेश, निवेदन या फिर परामर्श को व्यक्त करते हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है, आज्ञावाचक वाक्य। वेरी गुड, क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा गया है, निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, 3 नहीं 4 के देने हैं, 4 के। तो बच्चों 3 पता है मैंने क्यों बोला, 3 इसलिए बोला क्योंकि 3 आपके टाइप हैं। ठीक है, जैसे कि एक तो है बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार, पहले अलंकार समझ लो, फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है, तो आप वो भी समझ जाएंगे आसानी से, है ना। तो देखो अनुप्रास अलंकार ये क्या होता है, इसमें दरअसल जब किसी वाक्य या पद्य में एक ही अक्षर या एक ही ध्वनि की बार बार आवृत्ति हो, जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो उसमें जो एक रा अक्षर है इसकी बार बार आवृत्ति हुई है, दैट इज वाई ये क्या है बच्चों, अनुप्रास। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो बच्चों ये क्या है, इसमें भी सेम वही है, ये एग्जांपल जो लिख रखे हैं ना मैंने, ये उसी के ही है। ठीक है, इस तरह से। ओके, अगला है बच्चों यमक। यमक को जरा ध्यान से समझिए। यमक में कहा गया कि जब किसी शब्द का वाक्य पद में 2 बार से अधिक प्रयोग हो, 2 या 2 से बाद अधिक प्रयोग हो, और दोनों बार उसका मीनिंग अलग हो, उसे यमक कहते हैं। जैसे कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, 1 बेर खाना है, 1 बेर टाइम है ना। एक बेर क्या है, जो बेर नहीं होती है खाने वाले वो हैं, और एक क्या है, टाइमिंग है खाने की, इस तरीके से। ठीक है, ये चीजें हैं। और इसके अलावा देखना चाहेंगे तो कनक कनकते 100 गुनी मादिकता अधिका है, एक ऐसा एग्जांपल है। ओके, और अच्छा लिस्ट रह गया ना आपका, ये रहा। देखो बच्चों, जब किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ हों और वाक्य या पदों में दोनों अर्थों का प्रयोग हो, उससे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे कि सुब्रन को खोजत प्रत कवि व्यापचारी चोर, तो सुब्रन 3 तरीके से उपयोग किया गया है। ठीक है, कवि के लिए, व्यापचारी के लिए, चोर के लिए। पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, तो ये जो शब्द है ये मोती मानस चून दोनों के लिए अलग अलग है, हर एक के लिए। तो 3 विशेषताएं होगी इसकी, है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका। अब है क्वेश्चन की बारी। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता है, और इसको मैं ऊपर कर देता हूं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को क्वेश्चन का आंसर पता है। देखो क्या है, बसी बगिया में बहार छाई है, माली की मेहनत रंग लाई है। तो बच्चों इसमें कौन सा अलंकार है और कौन सा बच्चा बताएगा। जिस भी बच्चे ने इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों, जल्दी से लाइक करो, और 299 के हमारे टारगेट को जल्दी से अचीव कीजिए। वैसे हर एक वीडियो में मैं कम ही बोलता हूं, और आप उसे पूरा भी करवा ही देते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है आकांक्षा, अंशुल चौधरी, अनुप्रास। वेरी गुड, क्या है बच्चों अलंकार, अलंकार है अनुप्रास। अगला, हरि बोल गोपाल बोल राधा रमण श्याम बोल। ठीक है, क्या है, हरि बोल गोपाल बोल। यहां पे देखिए जो बोल शब्द है ना, ये बोल शब्द ये 3 बार है। ठीक है, लेकिन इन बोल का मतलब होता है कि वाणी निकालना, एक बोल का मतलब होता है कि बोलना। ठीक है, तो इसमें क्या है, बोल शब्द कई बार आया हुआ है, और इसमें इसका अर्थ भी अलग अलग है। तो क्या है बच्चों इसका आंसर, इसका आंसर क्या है बच्चों, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों, यमक अलंकार। ओके, हाँ जी सर, यमक है। वेरी गुड। अगला, दीपक की लौ में जीवन की कहानी छुपी है, फिर भी जलने को डर होता है। यानी कि दीपक की लौ में जीवन की कहानी छुपी होती है, फिर भी उससे जलने का डर होता है।
तो क्या है बच्चों, ये यमक है। क्या है? यमक अलंकार, क्योंकि इसमें एक लौ का उपयोग है जीवन की, जैसे चूल्हे की लौ होती है उसके लिए एक लौ का उपयोग किया गया है जीवन में, वो क्या बोलते हैं, जलने का डर ना हो उसके लिए, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये यमक है। जीवन में सफलता का स्वाद मीठा होता है, फिर भी उसका दर्द छांव बनी रहती है। ठीक है, यानी कि जीवन में ना सफलता का उतार चढ़ाव बना ही रहता है। ठीक है, कभी कभी जो है क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, जीवन में सफलता का स्वाद मीठा होता है और फिर भी दर्द की छांव बनी रहती है। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है आपका। ठीक है, श्लेष अलंकार। तूफान के बाद सूरज निकलता है लेकिन फिर भी बादल कभी हटते नहीं, तो यहाँ पे भी श्लेष अलंकार आपका देखा जाएगा। ओके, सो एक आधे आपको अलंकार में पिछली वीडियो के भी करा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी नहीं बल्कि बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, पिछली वीडियो के अलंकार आपको मैं करवाता हूं, जैसे कि ये वाले देख लो बच्चों। ठीक है, आंसर करेंगे सारे बच्चे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो कौन सा अलंकार है बच्चों? सारे के सारे आंसर करेंगे मुझे जल्दी से जल्दी, कौन सा अलंकार है इसमें। अभी आपको मैंने समझाया था बच्चों कौन सा अलंकार है, कौन सा अनुप्रास। वेरी गुड बच्चों, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पहचाना आपने? आपने पहचाना चा एक अक्षर की कई बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो अनुप्रास हो गया। अगला, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अब इसमें कौन सा अलंकार है भाई? जल्दी पहचानो सारे बच्चों। मैं देख रहा हूं 200+ बच्चे वॉचिंग पे हैं और लाइक की संख्या इतनी नहीं है, तो देखो मैंने इसे बड़ा करके लिखता हूं। देखो कैसे, ऐसे करके लिखता हूं, ऐसे करके। ठीक है, तो ढंग से दिख जाएगा आपको, क्वेश्चन भी नहीं दिख रहा होगा अब तो जल्दी से लाइक कर दो जिसने नहीं किया है, और जिसने कर दिया है बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। तो जल्दी से बताओ, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा है बच्चों, जस्ट पढ़ा है। यमक 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 यमक। वेरी गुड, यमक अलंकार है। बहुत बढ़िया बच्चों, क्या है? यमक अलंकार। अगला, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बाड़े अंधेरो हुए। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों? फटाफट से पहचानेंगे कौन सा अलंकार है। ठीक है, कौन सा अलंकार है? देखो यहां पे क्या है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। ठीक है, जो एक गति का मतलब है दीपक की जलने की लौ, एक गति है उसकी वो जो भी कपूत टाइप में जो भी हो। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, दो शब्द उपयोग हो रहे हैं दो बार और अर्थ दोनों का अलग निकलता है। ठीक है, सो क्या मतलब होगा इसका? श्लेष, श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष। अगला बताओ, सजना है मुझे सजना के लिए। ये भी आपको पता होगा है ना, क्योंकि जब अलंकार कराए गए होंगे क्लास में तो ऐसे एग्जाम्पल जरूर लिए जाते हैं, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। तो ये कौन सा अलंकार है बच्चों? अब इसको ध्यान से अगर आप समझो तो इसमें क्या हो रहा है, एक सजना सजना है और एक सजना है श्रृंगार करना। ठीक है, तो क्या कहा गया है, मुझे श्रृंगार करना है अपने प्रियतम के लिए। तो दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ अलग है। क्या है? यमक है, यमक 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 अगेन यमक। वेरी गुड। हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी, मंदिर में भव्यता छाई। ठीक है, तो हर हर महादेव की जो ध्वनि है वो गूंज उठी और मंदिर में भव्यता छाई। बच्चों ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ना, ऐसे नॉर्मल से, ऐसे सेंटेंसों में हमेशा अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों अलंकार के बारे में। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा बच्चा बताता है मुझे। अच्छा 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 अच्छा, ये बताओ मुझे, माला फिरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो यहां पे कौन सा अलंकार है बच्चों कि माला फिरत जुग भया फिरा न मन का फेर। ठीक है, माला फेरते हुए बहुत टाइम हो गया लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली। कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो एक शब्द 3 बार आया है, तीनों बार अर्थ इसका अलग है। तो कौन सा अलंकार है? विच अलंकार इज देयर? एक शब्द 3 बार आया है और उसका अर्थ भी अलग है तीनों बार। तो तीनों बार में क्या है, यहां पे क्या होगा बच्चों, जब दो शब्द हो दोनों का अर्थ अलग हो तब यमक होता है, लेकिन उससे ज्यादा हो तो श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, लेट मी चेक, एक सेकेंड। माला फिर जुग भया फिराना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। हाँ ठीक है, यमक होगा, यहाँ पे यमक होगा, यमक होगा।
ओके लेट मी चेक कौन बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं। श्लेष होगा, श्लेष होगा, यमक होगा, श्लेष होगा, यमक होगा, श्लेष 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 श्लेष, यमक 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 यमक। ओके ओके, तो इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, माला फिरत जुगभया फिरा न मन का फेर, ठीक है, यानी कि माला जपते जपते बहुत टाइम हो गया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, ठीक है। कर का मन का डारी दे, क्या, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ठीक है। तो एक ही शब्द है, कई बार इसके अर्थ अलग निकल रहे हैं, उपयोग भी कई बार हो रहा है, तो यमक ही अलंकार होगा यहाँ पे, क्योंकि श्लेष कब होता है, एक शब्द हो अर्थ ज्यादा हो, यहाँ पे शब्द बहुत ज्यादा है, अर्थ भी बहुत ज्यादा है, तो यमक है। शब्द एक हो अर्थ ज्यादा हो तो श्लेष है, शब्द बहुत ज्यादा हो अर्थ ज्यादा हो तो यमक है। क्लियर है, क्लियर है बात क्लियर है बच्चों? हाँ सर अब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले खंड पे, जो कि एक खंड नंबर का पाठ्य पुस्तक की आपकी जो मतलब किताब है, पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक, इसके आधार पे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे सारी चीजों को और बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके चलो, अब जैसे कि ये वाला है हमारा, मैं सीधा आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 7वां क्वेश्चन आपके चैप्टर से लिया गया है, जो कि प्रेमचंद के फटे जूते वाला है। सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, प्रेमचंद के फटे जूते लेखक हरिशंकर प्रसाद जी, इन्होंने समाज के किस पहलू पर प्रकाश डाला है, ठीक है, समाज के किस पहलू पर प्रकाश डाला है ये बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताएंगे। जो बच्चे सेशन में ज्वाइन है ना, जल्दी जल्दी बताएंगे किस पे प्रकाश डाला है बच्चों, ठीक है। ओके वेरी गुड। व्यक्तित्व के बारे में नहीं 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 नहीं, गलत गलत। ओके देखते हैं, सी सबसे पहले आंसर आया है सही, राजवीर राजपूत, वेरी गुड। स्कीपर गुंजन, आपका भी ठीक है, वेरी गुड, सी होगा इसका आंसर। अब आया सबका आंसर एकदम राइट, वेरी गुड। गरीबों और जो श्रमिक हैं इनकी स्थिति को, ठीक है। अगला, अध्याय के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पहला क्या दिया हुआ है, लेखक के अनुसार जूते को हमेशा टोपी से कीमती माना गया है। सही बात है, लेखक के अनुसार जूते को हमेशा टोपी से कीमती माना गया है ना। एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, ओए नीचे आ जा भाई तू, हाँ ऐसे, अब ठीक है। देखो, लेखक के अनुसार जूते को हमेशा टोपी से कीमती मानते हैं, सही बात है। एक जूते पर 25 टोपियां न्यौछावर होती हैं, जो कि 8 आने की आती थी। एक जूते पे कितनी, 25 टोपियां न्यौछावर होती है, जिसमें 8 आने, जो कि एक 8 आने की आती थी। फतेहपुर सिकरी आने जाने के दौरान कुंभन दास का जूता घिस गया था, ठीक है। तो कुंभन दास का जूता कब घिसा था, फतेहपुर सिकरी के आने जाने के दौरान। लेखक जब एक पुरानी फोटो देख रहे थे तो उनकी दृष्टि फोटो में जूते पर जाकर अटक गई। तो क्या ये सारी बातें हमारी सही हैं, क्या ये सारी बातें हमारी सही हैं बच्चों, जल्दी बताएंगे। हाँ सही है, सारी बातें सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सभी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन, जिनके देख दुख उपजत है तिनको कर वो परम सलाम, यह कथन किसका है, यानी कि जिनको देख दुख उपजत है तिनको कर वो परम सलाम, तो ये कथन किस व्यक्ति का है बच्चों, वेरी गुड, हाँ कुंभन दास का है। किसका है बच्चों, कुंभन दास का। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के फटे जूते, लेखक के अनुसार प्रेमचंद के गांव पांव की जो उंगली है, पांव की उंगली, ये किस दिशा की ओर इशारा करती है, कौन सी दिशा की ओर, पांव की उंगली हमेशा उनकी इशारा करती है घृणा की ओर, ठीक है, जिसे वो घृणित मानते हैं उनकी तरफ पांव की उंगली से इशारा करते हैं, ठीक है, ये चीज है। अगला, अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो जैसे पन्हैया, पन्हैया का मतलब होता है देशी जूतियां, बिसरना यानी कि भूल जाना, बेतरतीब यानी कि अव्यवस्थित, बरकरार यानी कि बचाकर। ओके चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है बच्चों हमारा, और इसमें बेसिकली 5वें का हमारा जो है ना ये वाला गा वाला सही हो जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपसे एमसीक्यू फिर पूछूंगा, फिर बताना एमसीक्यू, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, गया कौन था। अच्छा एक चीज सुनो, ये 8वां क्वेश्चन जो है आपके गद्य पार्ट से पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 3 के आंसर आपको करने हैं। तो गया कौन था, गया के द्वारा हाके जाने पर बैल क्या करते थे, हीरा और मोती गया के साथ क्यों नहीं जाना चाहते थे। 3 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया है, गया जूरी पत्नी का भाई था, जूरी की पत्नी ने हीरा और मोती को काम के लिए कुछ दिनों के लिए अपने भाई को दिलवा दिए।
बैल ने समझा कि उनके मालिक झूरी ने हमें सच में बेच दिया है, इसलिए वो गया के साथ नहीं जा रहे थे और रास्ते में अकड़कर खड़े हो गए। गया के द्वारा हाके जाने पर भी वे सीधा चलने की बजाय इधर उधर भागते और जोर लगाते, जिससे गया को उन पर घर ले जाने में बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी। इसी के साथ ही साथ हीरा और मोती का गया के साथ इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें गया के हाथों बेच दिया है। वे अपने मालिक झूरी को बहुत पसंद करते थे और उनके लिए जी जान लगा देने में पीछे नहीं हटते, यानी इनकी पीछे नहीं हटते थे। इसलिए हीरा और मोती खुद को इस प्रकार बेचा जाना उनसे सहन नहीं हो रहा था। ठीक है, दैट्स द आंसर बच्चों, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन, ल्हासा के और पाठ के आधार पर बताइए कि इस यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो बच्चों, उस समय का तिब्बती समाज कैसा था, तो आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। तिब्बत के समाज में छुआछूत और जाति पाति ये ऐसे कुप्रथाएं बिल्कुल भी नहीं थी। तिब्बती समाज की महिलाएं पुरुषों से ना तो पर्दा करती थी और ना ही तो किसी अपरिचित व्यक्ति से डरते थे। निम्न श्रेणियों के लोगों को चोरी करने के भय के कारण घर में अंदर नहीं आने दिया जाता था, जबकि बौद्ध भिक्षुओं को घर में अंदर आने की हमेशा अनुमति बनी रहती थी बच्चों। ठीक है, अगला, समाज में मजरा पान यानी कि छठ का रिवाज था, क्योंकि शाम को लोग छठ पीकर जो होशोबासी खो देते थे और बिना जान पहचान के लोग रात बिताने के लिए किसी को भी आश्रय नहीं देते थे। यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति और अंधविश्वासी हैं, वे गंडों पर जो है अति विश्वास रखते हैं। ठीक है, जो सुमति लेके आता था इस तरह से। तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला वर्ड वॉचर किसे कहा गया और क्यों कहा गया बच्चों, तो आओ ध्यान से समझते हैं। वाओ, क्या है बच्चों, सांवले सपनों की याद पाठ में प्रसिद्ध पक्षी जो सालिम अली हैं, इनको वर्ड वॉचर कहा गया। किसे? वर्ड वॉचर सालिम अली को। क्यों? क्योंकि सालिम अली जीवन भर पक्षियों की खोज करते रहे, उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भी समर्पित रहे। सालिम अली अपने सुख दुख की चिंता किए बिना आंखों पर दूरबीन लगाए पक्षियों से जुड़ी जानकारी एकत्र करते रहते हैं और साथ ही साथ पक्षियों की रक्षा, वनों की अंधाधुंध कटाई, पर्यावरण को आदि को बचाने के विषयों पर खोज भी करते रहते थे। ठीक है, हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन, मेरे बचपन के दिन पाठ के आधार पर यह बताइए कि जब महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ तो उनकी बड़ी खातिरदारी हुई, उन्हें वो सब नहीं झेलना पड़ा जो अन्य लड़कियों को झेलना पड़ता था। इस कथन के आलोक में आप ये पता लगाएं कि लड़कियों के जन्म के संबंध में जो आज परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं बच्चों। तो बच्चों लिखेंगे इस तरह से, आज लड़कियों के जन्म को लेकर समाज बहुत बदल गया है। पहले लड़कियों को जन्म लेते ही तुरंत मार दिया जाता था, लेकिन आज भ्रूण परीक्षण करवाना है अगर ऐसा काम करना होगा तो, और कोई पकड़ा गया तो कई सालों की जेल है। हालांकि सरकारी प्रयासों से इस दिशा में काफी अभी और भी सुधार हुआ है। घटते लिंग अनुपात को समाज ने सबसे सोचने पे मजबूर कर दिया है। ठीक है, जिससे अब लड़कियों को शिक्षा और समान अधिकार मिलने लगे हैं। एक अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक अस्मिता क्या होती है? उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस पर क्या असर पड़ा है? गांधी जी की उपभोक्तावाद संस्कृति के बारे में चुनौती क्यों कहा गया, इसको समझा। ठीक है बच्चों, काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है और एक छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है बच्चों, सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ हमारी सांस्कृतिक पहचान अर्थात हमारे जीवन जीने के, खान पान के, रहन सहन, सोचने विचारने की आदतें और तौर तरीकों से जो हमारे दूसरों से अलग होते हैं। तो सांस्कृतिक अस्मिता क्या हो गई कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, जो रीति रिवाज है, खान पान है, सोचने विचारने की शक्ति है, वो लोगों से अलग है, दूसरों से अलग है, तथा जिनमें हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर होती जा रही है। गांधी जी ने उपभोक्तावाद संस्कृति को समाज के लिए चुनौती इसलिए भी कहा है क्योंकि यह व्यक्ति और समाज के नैतिक और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करती है। उपभोक्तावाद लोगों को लगातार भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित करता है और जीवन की सादगी को आत्मनिर्भर आवश्यकताओं की ओर कमजोर कर देता है ना। और भी कुछ बातें लिखी हैं जिसे आप यहां से पढ़ सकते हो और इजीली इसको रीड आउट कर सकते हो। ओके, तो फाइनली बच्चों यहां पे मैं देख रहा हूं कि 250 प्लस बच्चे वॉचिंग पे हैं। कितने? 250 प्लस बच्चे वॉचिंग पे हैं और हमारा टारगेट बस पूरा होने वाला है। ठीक है,
299 लाइक्स का टारगेट बस हमारा पूरा होने वाला है। अभी कितने हो चुके हैं, लेट मी चेक, हाँ 256। तो जल्दी से सारे बच्चे सेशन को लाइक करिए। क्या बात है, अब मेरे हिसाब से अब बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। अभी तो आई थिंक आप मेरे हिसाब से लाइव सेशन में ज्वाइन लेट हुए हो, है ना। कोई बात नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या है बच्चों, जो आपका वो है ना मेघ कविता है, उससे संबंधित हमसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे मुझे एमसीक्यू का। पहला क्वेश्चन है कि मेघ कविता में बादलों की तुलना किससे की गई है बच्चों, ठीक है। तो बादलों की तुलना किससे की गई है, ग्रामीण बुजुर्ग से, नवयुक्ति से, सजे दामाद से, प्रकृति की ऊर्जा से, किससे की गई है। जल्दी करेंगे सारे बच्चे आंसर इसका, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर 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 आंसर, परफेक्ट परफेक्ट, सी होगा। गुड मॉर्निंग सर मधु, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। फेस रिवील कर दिया आदित्य गेमर। डियर हम फेस कैम ही वीडियो आजकल ला रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि फेस कैम के साथ में आपका इंटरेक्शन हमारे साथ काफ़ी अच्छा बनता है और मुझे भी पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। सो सी हो जाएगा, वेरी गुड। सजे धजे दामाद से की गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो क्या कहा गया है, मेघ आय कविता में बादल का वारिश और जीवन का नवो उत्थान प्रतीक है। यानी कि मेघ आय कविता में बादल जो है ये बारिश का और जीवन का प्रतीक है। बादल रूपी मेहमान का बुजुर्ग की तरह स्वागत किसने किया, पीपल ने किया है, ठीक है। बुजुर्ग की तरह स्वागत किसने किया बच्चों, पीपल ने किया है। बादल के स्वागत के लिए तालाब पानी से भरा हुआ खड़ा है। परात में पानी भरकर परिवार के सदस्य चरण धोने के लिए तैयार बैठे हैं, या फिर उपयोग करते हैं, है ना, चरण धोने के लिए उपयोग करते हैं इस तरीके से। तो आंसर क्या सही है, क्या ये हमारे सारे के सारे सही हैं। हाँ जी बच्चों, हमारे सब ऑप्शन सही हैं, का खा गा घा, ये सब के सब सही हैं, ये वाले 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन का वाला एकदम करेक्ट है बच्चों, का वाला एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही सिंपल सा। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढरके, इस पंक्ति में बांध टूटना किस प्रकार की भावना को दर्शाता है। क्या क्वेश्चन है कि बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ठरके, तो इसमें बांध टूटना किस भावना का प्रतीक है बच्चों। सारे बच्चे जल्दी आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे। और यहां पे हमारा लाइक का टारगेट थी जो था हमारा 299, वो हो चुका है पूरा। दिल से धन्यवाद बच्चों। अब एक काम करते हैं, अभी सेशन आधा घंटा चलेगा हमारा, है ना, आधा घंटा चलेगा। तो जिस हिसाब से अभी वॉचिंग चल रही है उस हिसाब से मे भी हमारा 501 का लाइक का टारगेट भी आसानी से पूरा हो सकता है ना। तो जितने बच्चे ज्वाइन हो सारे बच्चे लाइक करेंगे, एक तरफ से सारे के सारे लाइक करेंगे, ठीक है। जिसने नहीं किया तो देखो, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ठरके, इसका मतलब है प्रेम के सजीव क्षण को इसमें बताया गया है। क्या 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 बोला मैंने, प्रेम के सजीव क्षण को बताया गया है। ओके, सो अगला क्वेश्चन, मेघ आय कविता में कवि किसका चित्रण करता है बच्चों। तो किसका चित्रण है मेघ आय कविता में, आंसर करें सारे बच्चे, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे, वेरी गुड। देखो 300 प्लस बच्चे वॉचिंग पे, अब ऐसे में सभी का नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं आपके आंसर देखता हूं और बोलता हूं कि सही है सही है सही है, तो समझ जाइए सही है। बी हो जाएगा, नहीं नहीं बी नहीं है। मेघ आय कविता में शांति का वर्णन है, सौंदर्य का वर्णन है और जीवन में जो नया नवीनीकरण पैदा होता है उसका वर्णन है, ठीक है। क्या, शांति सौंदर्य और जीवन के नवीनीकरण का। ओके, अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहां से आप ये समझ लो कि आपका ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से एक एमसीक्यू से आपके 4 एमसीक्यू का आउटपुट यहां पे निकलने वाला है, ठीक है। 1 से 4 एमसीक्यू का आउटपुट निकलेगा। देखो, कविता के अनुसार दिए गए शब्दों के और उनके अर्थ को पहचानिए। पहला, क्षमा करो गांठ खुल गई भ्रम की, तो इसका मतलब क्या है, बादल नहीं बरसेगा, ये भ्रम टूट गया है। प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा, ये भ्रम भी टूट गया है। अगला, बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढरके, इसका मतलब है मेघ झरझर बरसने लगे, प्रियतम के मिलन को खुशी के आंसू छलक उठे। इसके अलावा दामिनी दमकी अर्थात बिजली चमकी, तन मन में आभासी चमक उठी।
जुहार करना, आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। तो क्या राइट आंसर है? राइट आंसर यस यस यस, राइट आंसर व्हाट यस, वेरी गुड, सी इज द राइट आंसर। सरोज, हेलो वंश, लक्की चौधरी, क्रिएटिविटी, खुशी, अरे जब तक नाम दिखता है तब तक ऊपर हो जाता है। वेल कथन 1 2 3 4, क्या बोला मैंने? कथन 1 2 3 4 सबके सब सही हैं, सारे के सारे सही हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अनदर वन, ठीक है। एक और देखते हैं बच्चों, एक और एमसीक्यू का पार्ट समझते हैं अच्छे से, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम पोयम को कर रहे हैं ना, हाँ पोयम कर रहे हैं। चलो अब वैसे तो ये आपको मैंने करवा ही दिया, चलिए इसको रहने देते हैं, दूसरे पेपर को निकालते हैं एक बार, ठीक है। ये वाला करवा दिया क्या मैंने? ये भी करवा दिया है। और इसमें देखते हैं क्या है। ठीक है, हाँ बादल को घिरते देखा है, आपकी जो कविता है ना मेघाए, इससे संबंधित तो ये करवा दिया है। चलो क्वेश्चन आंसर को देखते हैं बच्चों, ठीक है। 320 प्लस बच्चे वॉचिंग पे आ चुके हैं, वेरी गुड। 320 प्लस बच्चों, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है बच्चों जल्दी से सेशन को लाइक करो, लाइक का एम 501 जल्दी से पूरा हो जाए हमारा, ठीक है। चलो बच्चों अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो कि कविता वाले हैं। तो देखो बच्चों यहां पे देखिए क्या है कि आपको ना एग्जाम के अंदर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने? 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको किन्हीं 3 के आंसर देने। कितने कितने? 3 के आंसर देने। लेकिन आप देखेंगे तो मैंने आपको यहां पे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। अब ये इसलिए कि आपकी तैयारी इसी वीडियो में 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की मैं करवा सकूं, और मैं हमेशा यही सोचता हूं, हमेशा यही मेरा टारगेट होता है, कम टाइम में एक ही जगह पे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिल सके। तो दैट्स वाई। ओके सो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कैदी और कोकिला कविता में अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है? ठीक है, तो हमारी कविता कैदी और कोकिला में अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है बच्चों? तो लिखेंगे अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को यह लगता है कि शायद कोयल बावली हो गई है, पागल हो गई है, जो अर्धरात्रि में इतनी तरह से चीख रही है, या फिर वह जेल में बंद, देखो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया इसका। दूसरी सोच ये थी कि या फिर वह जेल में बंद कैदियों के प्रति द्रवित हो गई होगी और उसके उनकी दीनहीन स्थिति को देखकर वो चीख रही होगी। शायद उसने देश में फैली क्रांति की ज्वाला देखी हो और वह एक संदेश लेकर आई हो, ये भी बताया गया है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहां पे ये पॉइंट आउट यहां पे आपका निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, कवित्री के द्वारा तीसरे वाक्य का वर्णन कीजिए। कवित्री ललखत के द्वारा जो तीसरा वाक्य है इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तीसरे वाक्य का वर्णन करना है बच्चों। तो तीसरे वाक्य में क्या है बच्चों? तीसरे वाक्य में यह वाक्य आत्मलोचन पर आधारित है। 4 वाक्य हैं, तीसरा आत्मलोचन पर आधारित है। कवित्री कहती है कि वह सीधी राह संसार में आई लेकिन यहां आकर भटक गई, यानी कि वो सीधी राह संसार में आई लेकिन आकर यहां पर भटक गई। बच्चों क्या हो गया? भटक गई। सांसारिक मोह में फंसकर वह ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग जैसे उपाय करती रही लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो अभी भी सांसारिक मोह से बंधी हुई थी। जीवन रूपी दिन बीत गया, अब ईश्वर रूपी मांझी को देने के लिए उसके पास कोई सदकर्म नहीं है बच्चों। क्या है? कुछ भी नहीं बचा उसके पास। ओके देन इसमें चौथा सवैया भी है इसका। नहीं, चौथा सवैया तो उनका है, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, सूरदास जी का। तो चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? तो बच्चों लिखेंगे चौथे सवैये के अनुसार श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनका रूप गोपियों को अत्यधिक आकर्षित करता है। उनकी मुरली की मिठास और रूप सौंदर्य के सामने गोपियां खुद को विवश पाती हैं और कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं बच्चों। ठीक है, पूरी तरह से वो समर्पित हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, कबीरदास जी ने साखियों के माध्यम से कौन कौन से महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं बच्चों? तो कौन कौन से संदेश दिए हैं? आ जाइए देखिए। कबीरदास जी ने साखियों में प्रेम, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध ये बताया है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को ईश्वर की सच्ची भक्ति करनी चाहिए और मोह माया से दूर रहना चाहिए। कबीर के अनुसार सच्चा संत वह है जो पक्षपात और भेदभाव से मुक्त होकर
ईश्वर की भक्ति करता हो। कवि ने ऊंचे कुल के महत्व को नकारते हुए कहा कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। सखियों से क्या नाम है, साखियों में दोहा, छंद, सदुक्कड़ी भाषा, रूपक, अनुप्रास, अलंकार ऐसे ऐसे इनका उपयोग किया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि ग्राम श्री कविता में जिस मौसम का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिस मौसम का सौंदर्य वर्णन किया गया उसके बारे में बताइए। और तीसरा इससे नीचे वाले क्वेश्चन भी आप पढ़ सकते हैं। सर आप मैथ भी पढ़ाते हो बच्चों, मैथ की भी वीडियो आपकी आएंगी, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सारी वीडियोस आएंगी, डोंट वरी, सब वीडियोस आएंगी, इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएंगी। ठीक है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, तैयारी करवा देंगे, जैसी आपकी एसएसटी की करवाई है, हिंदी में करवाई है, बाकी के और सब्जेक्ट में भी करवाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, और एक चीज मुझे अभी पीडीएफ निकालना है जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, 11th का सिलेबस। ठीक है, हाँ ये रहा, एक सेकेंड। हाँ देखो बच्चों, जितने भी बच्चे सेशन में ज्वाइन हो, ठीक है, और आप में से जिसने भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, ये मेरी आईडी है बच्चों, आप सारे के सारे जो जितने भी बच्चे इस सेशन में ज्वाइन हो, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और फॉलो करने के बाद में देखो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया मुझे, लेकिन सैंपल जो क्वेश्चन पेपर वो 2-4 बच्चे ही भेजते हैं। ठीक है, 2 से 4 ही, लेकिन मुझे चाहिए थोड़े ज़्यादा। ठीक है, तो आप सारे बच्चे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फॉलो करने के बाद में मुझे मैसेज कीजिएगा 9th, ठीक है, 9th SQP सेंड, 9th SQP नहीं, क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों। ठीक है, 9th क्वेश्चन पेपर सेंड, और इस तरीके से आप लिखेंगे मॉर्निंग का है या इवनिंग का है। ठीक है, तो मैं अगर आपको मैसेज के रिप्लाई में दे दूं यस, ठीक है, यस बोल दूं, तो आपकी फिर जिम्मेदारी बनेगी कि आपको स्कूल से तुरंत घर आकर मुझे फोटो खींच के इंस्टा पे भेजनी है, जल्दी से जल्दी, ताकि आपके लिए लाइव सेशन लेके मैं उसका आंसर की बना सकूं। ओके सर, क्या हाल चाल? हाल चाल एकदम बढ़िया, एकदम जबरदस्त, और एकदम फुल एनर्जी से भरे हुए। सो कहां पे थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, ग्राम श्री कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है। तो चलो बच्चों, ग्राम श्री कविता में कौन से मौसम का वर्णन है बताते हैं। देखो बच्चों, कविता में शरद और वसंत ऋतु सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस समय पेड़ पौधे अपनी नई कोपलें, फूल और फल उगाते हैं, खेतों में फसलें लहलाती हैं और रंग बिरंगे फूलों से वातावरण सज जाता है। कोयल के मधुर गीत, तितलियों का मंडराना और नए फल जैसे कटहल और अमरूद का पकना इस मौसम की विशेषता है। यह समय गांव की हरियाली और रंगीनता का होता है ना। तो ऐसे करके आपको ये लिखना है बच्चों। ओके, तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी इजीली यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से, है ना। चलो एक अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी है, इंपॉर्टेंट है। कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह नहीं लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए था कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उन्हें प्रश्न की तरह क्यों पूछा जाना चाहिए बच्चों? तो देखो, बच्चे काम पर जाना हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी बीमारी का नाम है। इससे केवल तथ्यात्मक तरीकों से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, बल्कि कवि का मानना यह है कि इसे सवाल के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए इसे पढ़ने वालों से। ठीक है, समाज और व्यवस्था में इसकी गहराई को समझने और समाधान ढूंढने से प्रेरणा मिलेगी। जब कवि का मानना है जब कवि का मानना है कि जब इससे सवाल जब इसे सवाल के रूप में पूछा जाएगा ना, तभी लोग इसके समाधान के प्रति गंभीर होंगे। तथ्य के माध्यम से लिख दिया, कोई गंभीर नहीं हुआ, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, सवाल में डालेंगे, 2-2 एस्टेरिक लगाएंगे, तो लोगों का ध्यान इस पे जाएगा और ढंग से वो इसको सीरियसली लेंगे। दैट्स द आंसर। ओके, सो सर मैथ में डर लग रहा है। बच्चों चिंता मत करो, मैंने क्या बोला अभी आपसे, चिंता मत कीजिए। आपके जो भी अभी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं आपको बता भी दूं, जो भी आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मैथ हो गया आपका, हाँ ये कहाँ जा रहा है, देखो जैसे कि आपका मैथ हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, और अभी इंग्लिश हो गया, और एसकेटी भी है, एसकेटी भी पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। सारे सब्जेक्ट के हम आपको कम से भी कम करवाएंगे ना, कम से भी कम, तो कम से भी कम 3 से 4 सैंपल, ठीक है,
कम से भी कम 3 से 4 सैंपल कर पाएंगे। और इतने कर लिए ना, मैथ के 3-4, साइंस के 3-4, इंग्लिश के तो 8-10 करवाऊंगा, चिंता मत करो। 8 से 10 इंग्लिश के, मेरी तरफ से फुल गारंटी। 8 से 10 सैंपल पेपर, फुल गारंटी अभी के अभी, ठीक है। जितने बच्चे ज्वाइन हो, बस क्या करना है, याद रखना, जो वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, याद रख लीजिए, जो वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं आपको उन्हें बस ढंग से देखना है, ठीक है, जो वीडियो आपके लिए आती है। ओके, सो अभी देख रहा हूं 350 प्लस बच्चे वॉचिंग पे आ चुके हैं, वेरी गुड। इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, वी विल मैनेज, ठीक है बच्चों। आपके लिए साइंस की वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है, आपकी मैथ की वीडियोस भी आएंगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। आपके लिए आपकी साइंस की वीडियोस आएंगी और साथ ही साथ आपकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश, इसकी भी वीडियोस आएंगी, चिंता मत करो बच्चों, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। आपके नंदू भैया आपके साथ हैं, आपका जरूर साथ देंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग कहां पे थे बच्चों, वापस से चलते हैं। हाँ, यहां पे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारी जो बुक है ना सेकंड वाली, उससे संबंधित है, ठीक है। चलो देखिए क्या है बच्चों, पूरक पाठ्य पुस्तक जो है आपकी दूसरी वाली, जिसमें से 3, आई थिंक 2 या 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो इनमें ना 3 प्रश्न दिए जाएंगे और इसमें से आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखने हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसको मैंने थोड़े बड़े बड़े करके लिए हैं, ताकि एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन आपको मैं समझा सकूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इस जल प्रलय में पाठ के अनुसार बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक उत्सुक क्यों था। पहला क्वेश्चन। बाढ़ की खबर सुनकर लोग कैसी तैयारी करने लगे थे। दूसरा क्वेश्चन, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुस सकता है तो लेखक ने क्या क्या प्रबंध किए। तीसरा क्वेश्चन। तो तीनों का आंसर एक ही जगह समझेंगे, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना बच्चों, देखो कैसे लिखेंगे। लेखक बाढ़ जैसे विषय पर लेख यानी कि रिटर्न तो बहुत कुछ कर चुका था, लिख चुका था बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन उसने कभी भी बाढ़ को स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा था, फील नहीं किया था। लेखक के लिए यह सब बिल्कुल नया अनुभव था। हर आदमी की तरह लेखक के मन में भी यह जानने की जिज्ञासा थी कि बाढ़ आने पर लोग करते क्या हैं, या ऐसा उन्हें करना चाहिए, या फिर ऐसा उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही लेखक यह भी जानना चाहता था कि किसी नगर में, विशेष करके अपने नगर में, पानी किस तरह घुसेगा। लेखक के अंदर नगर में घुसे पानी को देखने और उसे अनुभव करने की बहुत उत्सुकता थी। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे तो ये रहा, देखो, पटना शहर में जब लोगों ने बाढ़ आने की खबर सुनी तो वे अपनी सुरक्षा और प्रबंध और अति आवश्यक सामान जो थे उसको जुटाने लगे। बाढ़ की इस खबर सुनकर लोग कैसे तैयारी करने लगे, अपनी सुरक्षा की और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको जुटाने लगे, जैसे कि ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, ये सभी एकत्रित करने लगे ताकि बाढ़ के दिनों में उनका गुजारा हो जाए। दूसरी ओर दुकानों से सामान हटा हटा कर लोग ऊपर की तरफ रख रहे थे ताकि सामान को कोई हानि ना पहुंचे। लेखक ने क्या तैयारियां की बच्चों, तो जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो वे भी सभी की तरह जरूरतों की चीजें जुटाने में लग गए। उन्होंने सबसे पहले गैस के विषय में अपनी पत्नी से जानकारी मिली, ठीक है, कोयला और केरोसिन ऑयल का प्रबंध कर लिया। उन्होंने आवश्यक ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां, जैसे गांव के लोगों ने सेम वैसे इन्होंने किया, ठीक है। और उन्होंने 1 सप्ताह के पढ़ने के लिए हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की जो फिल्मी पत्रिकाएं थी ये खरीद ली ताकि बाढ़ के समय वो अपना समय बिता सकें, ठीक है। दैट्स द आंसर बच्चों, ओके। तो इस तरीके से आपको इसे लिखते हुए चलना था बच्चों। यहाँ पे हमारी लाइक की संख्या 500 बस होने वाली है, कुछ ही और बाकी हैं, तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जिसने भी सेशन को अभी तक भी लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, ठीक है, जिसने नहीं किया है, और जिसने कर दिया है दिल से धन्यवाद, ओके। सो अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है बच्चों, रीढ़ की हड्डी जो आपका शीर्षक है इसकी सार्थकता समझाइए। रीढ़ की हड्डी कथा वस्तु के आधार पर आप एकांकी का मुख्य पात्र किसे मानोगे और क्यों मानोगे। तो भाई चलो देखते हैं मैं किसे मानता हूं, बताता हूं भाई आपको। पहले ये देखो, रीढ़ की हड्डी की शीर्षक की जो उपयुक्तता है वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार मानव के शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन एक अहम भूमिका निभाती है, इसके बिना वो कमजोर हो जाता है, व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता। ठीक इसी तरीके से समाज में नारी का स्थान भी रीढ़ की हड्डी की तरह ही महत्वपूर्ण है।
यदि समाज में महिला को उचित स्थान नहीं मिलेगा तो समाज की संरचना कमजोर हो जाएगी। नारी की प्रगति और उचित स्थान दिए बिना समाज को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए यह चैप्टर का नाम बिल्कुल सही है। दैट्स व्हाई इट इज नाउ जस्टिफाइड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, मेरे हिसाब से इस कहानी का, इस एकांकी का जो मेरे लिए मुख्य पात्र है वो है उमा। कौन है? उमा। इस एकांकी में राम स्वरूप, गोपाल, शंकर, प्रेमा और उमा जैसे बहुत से पात्र हैं, लेकिन उमा का व्यक्तित्व इन सभी से अलग है। कैसे अलग है? राम स्वरूप, गोपाल प्रसाद पूरी कहानी में सक्रिय हैं, लेकिन दोनों का आचरण तो समझौता करने वाला है और अनुकरणीय नहीं है। शंकर के पास दोहरा व्यक्तित्व है, समाज के आदर्श के रूप में नहीं होगा, लेकिन उमा एक शिक्षित लड़की है, एक साहसी लड़की है, वह विचारों को दृढ़तापूर्वक रख सकती है और समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर चिंतित रहती है। वह एकांकी की मुख्य पात्र बनती है इस तरीके से मेरे हिसाब से। ओके, आपको क्या अच्छा लगता है? सजी एप्लीकेशन कब होगी? एप्लीकेशन, अच्छा समझ गया, वो समझ गया क्या कह रहे हो। अभी करवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी करवाऊंगा, बस 2 से 5 मिनट और। अगला क्वेश्चन, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पे तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखिका की दादी ने चोर के जीवन को कैसे बदला? ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मुझे ना 2 मिनट का एक ब्रेक चाहिए, 2 नहीं 1 मिनट का मान लीजिए, और तब तक के लिए आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। ठीक है, जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है, जल्दी से बताएं। और मैं यहाँ पे 1-2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ अभी। ठीक है, और मुझे बस एक छोटी सी सेटिंग करनी है लाइव में, नहीं तो फिर लाइव जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट का, मैं एक बार वो सेटिंग कर लूँ। ओके, तो हो गई है, बस 1 सेकेंड और। बस थोड़ा सा टाइम और फिर हो जाएगा पूरा। हम्म, हम्म, हम्म। क्या आंसर था इसका बच्चों? देखें, कार्टून वो सैया बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आंसर है वैसे इसका ए वाला। ठीक है, आंसर वैसे आपका ए वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर सेकंड क्वेश्चन दोबारा से समझा दीजिए। ठीक है, देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। रीढ़ की हड्डी की शीर्षक आपको ये सही है कैसे है ये बताना है। तो जैसे हमारे शरीर में जो ये बैकबोन होती है, हमारी बैकबोन, अगर यही कमजोर पड़ जाएगी, ये नहीं होगी, तो हम ना बैठ पाएंगे ना खड़े पाएंगे, बस खाट पे पड़े रहेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर समाज को विकसित होना है तो उसमें नारी को पावरफुल एजुकेशन देनी होगी, तभी होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मेरे लिए उमा जो है वो एकांकी का मुख्य पात्र है, क्योंकि वो शिक्षित है, वो साहसी लड़की है, महिलाओं के बारे में सोचती है, अपने विचार स्वतंत्र तरीके से देख सकती है। दैट्स वाई, बाकी और कोई जरूरी नहीं है। बस हो गया आंसर, यही तो था, है ना? अब तो समझ में आ गया बच्चे आपको, जिसने भी ये पूछा था सेकंड टाइम करवाने को, समझ में आ गया बच्चों? यस, आ गया समझ। चलो, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन था ना उसको डिस्कशन करते हैं बच्चों, जल्दी फटाफट से। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी राह पर लाया जा सकता है। मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पे तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखिका की दादी ने चोर के जीवन को कैसे बदला? तो आओ बच्चों, लेखिका की दादी ने चोर के जीवन को कैसे बदला, तो आओ ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले डराने, धमकाने या दबाव डालने की अपेक्षा सहजता और स्नेह से किसी के भी राह पे लाया जा सकता है। पाठ में इसका सुंदर उदाहरण मिलता है। जब एक चोर लेखिका की मां के कमरे में घुस आया, उन्होंने उसे डांटने फटकारने की बजाय कहा, जाओ पानी लेके आओ। उनकी इसी सहजता ने चोर के दिल को बदल दिया। बाद में उन्होंने उसे माँ बेटे का रिश्ता देकर उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। यदि उन्होंने कठोरता दिखाई होती तो वो शायद आज भी चोर ही रहता, कभी ना सुधरता, है ना? अब देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। एक बार
घर के सभी पुरुष बारात में सो गए थे और महिलाएं रात भर जाग कर समय बिता रही थी। इसी बीच घर के एक कमरे में सोई हुई पुरखिन दादी के कमरे में एक चोर घुस आया। ठीक है, और जैसे चोर आया, टक, दादी की नींद खुली, टक। तो उन्होंने पूछा कौन? चोर का दिमाग देखिए। दादी ने पूछा कौन? चोर बोला, चोर ने जवाब दिया मैं चोर हूं। वही बात होगी ना, कौन है? मैं चोर हूं। दादी ने बिना घबराए हुए उससे कहा अच्छा ठीक है, जाके कुएं से पानी लाओ। ठीक है, चोर से बोल दिया जाके कुएं से पानी लाओ। घबराया हुआ बेचारा चोर कुछ समझ नहीं पाया, पानी लेने चला गया। लौटते समय पहरेदारों ने उसे फिर पकड़ लिया। जब उसे दादी के पास लाया गया तो दादी ने आधा पानी स्वयं पी लिया, आधा पानी उससे पिलाया चोर को, और ये कहा आज से तू मेरा बेटा। चोर, आज से तू मेरा बेटा, चाहे चोरी कर या खेती। दादी की इतनी सहज और दयालु बातों से चोर का मन पिघल गया। उसने चोरी छोड़ दी, ईमानदारी से खेती करने लग गया। इस तरह से वह अपने स्नेह और सफलता से चोर के जीवन को उसने बदल डाला बच्चों। ठीक है, यस सर जी। अब एक बार सारे बच्चे मुझे ये बताओ, जल्दी से बताओ, जो हमारा खंड नंबर गा है, ठीक है, खंड गा, इसके सारे क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आ गए कि नहीं? सारे बच्चे बताएंगे समझ में आ गए। अगर आ गए तो लिखेंगे सी यस सर। ठीक है, सी यस सर, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। जल्दी से लिखेंगे। 255 प्लस बच्चे वॉचिंग पे, 300 हो गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड सर। एप्लीकेशन नहीं हो पाती है, लास्ट में टाइम नहीं बचता है। ओके, सी यस सर जी। 300 प्लस बच्चे वॉचिंग पे हैं। सी यस सर। एक आधा क्वेश्चन किसी का रह गया होगा, आई नो वेरी वेल। चलो बहुत बढ़िया। और जिस बच्चे ने अभी तक भी सेशन को लाइक ना किया हो, वैसे तो टारगेट पूरा हो गया है, ठीक है, और अगर ना किया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले सेशन को अब हम शुरुआत करेंगे, ठीक है, अगले सेक्शन को दरअसल, ठीक है। अगला सेक्शन है बच्चों रचनात्मक लेखन का। क्या है बच्चों? रचनात्मक लेखन का। ओके, अगेन सुन लीजिए, खंड घा रचनात्मक लेखन। चलो शुरू करेंगे। देखो क्या है बच्चों, आपको ना 3 विषय दिए जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, 3 विषय। इनमें से किसी भी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पे 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। क्या लिखना है? अनुच्छेद। ओके सर, ईमेल प्लीज। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सब धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, सब बताएंगे। नहीं धीरे नहीं, जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है, बताएंगे बताएंगे। देखो टॉपिक उठाते हैं सबसे पहला हम। टॉपिक सबसे पहला है हमारा यहाँ पे टेलीविजन और बच्चों पर उसका प्रभाव। ठीक है, तो संकेत बिंदु क्या यूज करने अनुच्छेद लेखन के लिए? टेलीविजन का प्रभाव, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, बच्चों के लिए उचित कंटेंट का चयन। बच्चों जब आप अनुच्छेद लिखें तो इन संकेत बिंदुओं के अर्थ को आपको अपने अनुच्छेद में लिखना जरूरी है। ठीक है, और अनुच्छेद ज्यादा से ज्यादा आंसर शीट का जो फ्रंट पेज होता है, जैसे ये फोन है, ठीक है, एक सेकंड रुको मैं बता देता हूं। जैसे ये है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, एक सेकंड, हाँ, जैसे ये आपकी आंसर शीट है, ये आंसर शीट है, तो बस ये इतना पेज लिखना है। ठीक है, 100 शब्दों के लिए इतना पेज लिखना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे अभी? अच्छा हाँ, यहाँ पे थे। ठीक है, तो हाँ चलो, और एक एक करके सारे टॉपिक को समझेंगे। तो अनुच्छेद लेखन के लिए मैंने टॉपिक उठा लिया है, टेलीविजन और बच्चों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो इस तरीके से, आज के डिजिटल युग में टेलीविजन बच्चों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। यह न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास में भी उनकी मदद करता है। अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों को नए विचार, नई संस्कृति और ज्ञान से परिचित कराते हैं। लेकिन 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 टेलीविजन का अधिक उपयोग करने से बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक हो सकता है। ज्यादा समय तक टीवी देखना बच्चों की आंखों पर असर डाल सकता है, जैसे उनको चश्मा लग जाए, उनका सर दर्द होने लग जाए, थोड़ा सा धुंधलापन आ जाए आंखों पे, है ना। उनका शारीरिक विकास भी रुक सकता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, माइंड, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसी कोशिकाएं जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाती हैं, वो इस पढ़ने वाले रेडिएशन से सुस्त पड़ जाएंगी। दैट्स वाई
इसके अलावा नकारात्मक कंटेंट बच्चों के मानसिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। आजकल तो रील्स का जमाना है, वो रील्स देखे जा रहे हैं, अब उन्हें पता नहीं कौन सी अच्छी लग गई, वैसे ही आने लगेगी, तो दिमाग उनका जो है ना सड़ जाएगा एक तरीके से। ठीक है, इसीलिए जरूरी है कि बच्चों के लिए उपयुक्त और शैक्षिक और अच्छा कंटेंट चयन किया जाए बच्चों। ठीक है, इस तरीके से। अब एक और टॉपिक उठा लेते हैं आपका, जैसे कि यहां पे उठा लेते हैं हम विज्ञान और तकनीकी विकास। टॉपिक विज्ञान और तकनीकी विकास। इसमें आपको विज्ञान तकनीकी का महत्व, वर्तमान में हो रहे वैज्ञानिक विकास, विज्ञान के योगदान, समाज में बदलाव, तकनीकी विकास और मुद्दे, इन टॉपिक को आपको लिखना है, इन टॉपिक को आपको इस अपने उसमें लिखना है। ठीक है, तो देखो विज्ञान तकनीकी और विकास, विज्ञान और तकनीकी विकास। विज्ञान और तकनीकी विकास मानवता के विकास के प्रमुख कारक हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे चिकित्सा, परिवहन, संचार और कृषि में हुए नवाचार यानी कि इन्वेंशंस। आजकल विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे निरंतर विकास से नई नई तकनीकों का आविष्कार हो रहा है जो हमारे जीवन को और अधिक प्रभावी बना रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना, जैसे कि एआई जिसे बोलते हैं। इसने हमारे काम करने के जो तरीके हैं इसको पूरी तरीके से बदल दिया है बच्चों। इसके अतिरिक्त विज्ञान ने समाज को कई तरीके से समाज सुधार भी किए हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, अब एक टॉपिक मैं आपको दे देता हूं पढ़ने के लिए, पर्यावरण संरक्षण का महत्व, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा पिछली वीडियो की अगर हम बात कर लें कि पिछली वीडियो में आपको मैंने क्या क्या समझाया था, तो उसको भी देखेंगे। देखो पिछली वीडियो में जो मूल्य शिक्षा है इसका क्या महत्व होता है ये मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से। ठीक है, शहरीकरण के फायदे नुकसान क्या होते हैं ये आपको समझाया था अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा और इधर नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे अगले पेपर में नशे की लत, कारण और उपाय, इसके ऊपर अनुच्छेद लेखन आपको मैंने समझा रखा है। ठीक है, जीवन में अच्छे मित्रों का क्या महत्व होता है इसके ऊपर भी समझाया हुआ है। सड़क दुर्घटनाएं, इसके कारण क्या होते हैं और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, ऑल क्लियर कर दिया मैंने आपको, सब कुछ अच्छे से समझा रखा है बच्चों। ओके, सारी की सारी चीज अच्छे से समझा रखी है। तो सारे बच्चे एक बार बताएंगे अनुच्छेद लेखन समझ में आया कि नहीं, अनुच्छेद लेखन समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताएंगे। ओके बच्चों, सेशन के एंड होने से पहले हम चाहते हैं कम से कम 800 लाइक्स हो जाएं। ठीक है, टारगेट अब हमारा 800 का है, 800 लाइक्स कंप्लीट करने हैं बच्चों अब। ठीक है, यस सर जी, सर आप भी टीवी देखते हैं, आपके भी चश्मा लग गया। बच्चों ये चश्मा मेरा पावर का नहीं, ये सिर्फ इसलिए मैंने ले रखा है क्योंकि जो ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है और जो लाइट जलती है ना, उससे जो रेडिएशन निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, जो लाइट है, वो मेरी आंखों को दिक्कत ना दे, इसीलिए मैं ये चश्मा लगाता हूँ, खास करके लाइव में। वैसे नहीं लगाता, ये सिर्फ अभी लगा रखा है, लाइव खत्म करूंगा हटा दूंगा मैं, बस ये इसीलिए है अभी, क्योंकि भाई सबको अपना ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे करेंगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए मैंने ये ले रखा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, अब हमें पत्र लिखना है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर जी पत्र पत्र पत्र, लीजिए आ गए आपके पत्र। ठीक है, आ गए आपके नाम के पत्र। देखो बच्चों क्या है, एग्जाम के अंदर ना आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पत्र के। अब ट्विस्ट वाली बात यह है कि आपका जो प्रधानाचार्य वाला पत्र है, स्कूल वाला पत्र है, वो मिड टर्म के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं, और लास्ट ईयर के हिसाब से, सैंपल पेपर के हिसाब से, इस फाइनल एग्जाम में एक तो सगे संबंधी वाला आएगा आपका और एक अधिकारी वाला आएगा। ठीक है, क्लियर है, सगे संबंधी और अधिकारी। बट मैं आपको तीनों करवाऊंगा। चांसेस क्यों लेने हैं, क्या पता प्रधानाचार्य वाला भी दे दे, है ना, तो दैट्स वाई हम तीनों को समझेंगे। ओके, सो पहला टॉपिक देखते हैं, पहले वाले को। आप देव या विनीत हैं, अपने छोटे भाई को आगामी परीक्षाओं की शुभकामनाएं भेजते हुए उसे शांत मन से परीक्षा देने की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। आपका छोटा भाई है, परीक्षा आ रही है उसकी, ठीक है, तो आपको उसे कहना है शांत से आराम से परीक्षा दो, तो ऐसे में उसको एक पत्र लिखना है। ठीक है, चलो तो पत्र लिखेंगे बच्चों इस तरीके से। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, प्रिय भाई, क्या लिखा मैंने, प्रिय भाई, सप्रेम नमस्ते, मुझे पता है तुम्हारी आगामी परीक्षा बहुत नजदीक आ गई है। मैं तुम्हें इसके लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा भाई।
मेरे भाई, तुम बस शांत मन से परीक्षा तुम्हें देनी चाहिए और घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही और मानसिक स्थिति से भी मिलती है। केवल मेहनत ही नहीं, मेहनत के साथ साथ सही और मानसिक स्थिति होनी चाहिए। मैं अपनी तैयारी पर तुम्हें अपनी तैयारी पर पूरा विश्वास रखना होगा। हर सवाल का हल बहुत ही शांति से सोच समझ कर तुम्हें लिखना होगा। मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं और और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसमें अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तुम्हारा भाई देव। चलो, एक तो ये मैंने बता दिया। अब एक दूसरा और समझिए। एक सेकंड, आई थिंक मुझे इसको ना थोड़ा छोटा कर देना चाहिए ताकि आपको दिखे सब कुछ। हाँ, अब एक दूसरा वाला और करवाता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम योगेश या निधि है। अपने छोटे भाई को समय का सदुपयोग करने के लिए और पढ़ाई के प्रति गंभीर होने की सलाह देते हुए पत्र लिखना है। तो चलो, छोटे भाई को पत्र लिखने, आप किसी बहन या भाई कुछ भी बन सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि प्रिय बहन, ठीक है, तो यह बहन को लिखा जा रहा है। प्रिय बहन, सप्रेम नमस्कार। मुझे हमेशा तुम्हारी मेहनत और लगन की सराहना होती है, लेकिन आज मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करना चाहती हूं और यह विषय है बहन, समय का सही उपयोग। मेरी बहन, हमारे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज होती है समय, ठीक है। एक बार ये जो समय निकल गया तो उसके बाद ये वापस कभी नहीं आता। बच्चों, एक मोटिवेशनल कोट है। कोट ये है कि अगर अगर आपने समय के हिसाब से कुछ नहीं किया, अगर आपने समय के हिसाब से कुछ नहीं किया तो समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। याद रखना मेरी बात को। अगर आपने समय के हिसाब से कुछ नहीं किया तो समय डिसाइड करेगा कि फिर आपका क्या करना है। तो कुछ वैसी ही बातें हैं मेरी बहन। तुम्हें अपनी पढ़ाई और अन्य कार्यों को एक निर्धारित समय में करने की आदत डालनी चाहिए। एक टाइम टेबल बनाना चाहिए तुम्हें। एग्जाम आ चुके हैं, टाइम टेबल बना लो तुम, है ना। इसके अलावा यह बहुत जरूरी है हम सही समय का उपयोग करें ताकि जीवन में किसी भी काम में हमें जल्दबाजी ना करनी पड़े। मैं जानता हूं कि तुम इसमें सफल होगी। तुम्हारी बहन योगिता। ओके बच्चों, जी हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब हम लोग अगले उसको देखेंगे, अगले पार्ट को। ये वाला समझ में आ गया बच्चों? आपको किसी सगे संबंधी को कैसे लिखना है अगर समझ में आ गया तो आप लिखेंगे 1 यस सर, ठीक है। लिखेंगे 1 यस सर। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। सारे बच्चे लिखेंगे 1 यस सर। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से 1 और यस सर। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया है। और तब तक जिस बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। देखो इतना बड़ा लिखता हूं, ठीक है, ताकि सबको समझ में आ जाए। जल्दी जल्दी लाइक कर देंगे, है ना। 1 यस सर, वेरी गुड। चलो देखते हैं अगले टाइप के लेटर को। अगला लेटर का टाइप है बच्चों कि आप सुमित या आलिया हैं, ठीक है। आपका नाम सुमित या आलिया है। पर्यावरण विभाग के अधिकारी को पत्र लिखिए और वायु प्रदूषण के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए इसके नियंत्रण के लिए उपाय सुझाइए। सिंपल सी बात है, आपके एरिया में ना वायु प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, तो इसकी शिकायत करनी है आपको पर्यावरण विभाग अधिकारी को। तो आओ बच्चों, अधिकारी को पत्र लिखते हैं। अब देखो बच्चों, अधिकारी को जब हम पत्र लिखेंगे ना तो याद रखिएगा इसमें हम कम से कम 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। इसमें हम 2 से 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। क्या क्या सर जी? सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हमारा पता क्या है, ठीक है। हमारा जहाँ पे ये समस्या हो रही है हमारा एड्रेस क्या है। तो हमारा एड्रेस जैसे मान लीजिए 100 शांति निकेतन कुंज, करोलबाग, दिल्ली, ये है। 3 लाइन में हमारा एड्रेस होगा, याद रखिएगा 3 लाइन्स में हमारा एड्रेस होगा। फिर आएगी डेट। डेट आप आज की डाल देना, डज नॉट मैटर, कभी की भी डालो। आज की डेट डाल दी, ठीक। किससे ये लेटर मिलेगा? प्राप्तकर्ता कौन है इसका? किसको आप भेज रहे हो, है ना। तो किसे भेज रहे हैं हम? पर्यावरणीय विभाग अधिकारी को, करोलबाग, दिल्ली। एड्रेस का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। एड्रेस लिखना आ गया आपको। अगेन 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 सुन लीजिए, 3 लाइन के अंदर आपको अपना एड्रेस लिखना है। जैसे आप परीक्षा भवन लिख सकते हैं, काका रोड, नई दिल्ली, ऐसे करके, या फिर ये एड्रेस सेम टू सेम लिख सकते हो। डेट लिख दी। सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे आप जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो जिसको भेजना है उसके बारे में लिखेंगे, जिसको भेजना है उसके बारे में लिखेंगे। अब आएगा आपका विषय। अब आएगा आपका विषय। क्या कहा मैंने? विषय। विषय
विषय क्या है? वायु प्रदूषण की समस्या के बारे में पत्र। क्या है पत्र? वायु प्रदूषण की समस्या के बारे में पत्र। अब लिखेंगे मान्यवर, ठीक है, मान्यवर लिख सकते हैं या महोदय लिख सकते हैं। आप महोदय लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, महोदय लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसे मैं छोटा कर देता हूं। अब देखो, मैं सुमित्रा आलिया, आपके क्षेत्र का निवासी, वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में वाहनों की अत्यधिक संख्या और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इस समस्या के समाधान के हेतु अधिक हरित क्षेत्रों की हमें आवश्यकता है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। आपसे निवेदन है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कदम उठाएं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। भवदीय आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आपका नाम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो सारे बच्चे बताएंगे एक बार ये जो पत्र है अधिकारी को कैसे लिखना है, समझ में आ गया। और एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं पत्र लिखने का अधिकारी के लिए, ठीक है। अब जैसे कि एक टॉपिक में उठा लेता हूं। टॉपिक मैंने उठा लिया है कि सड़क की जो स्थिति है वो खराब हो गई है। इस मामले में नगर निगम अधिकारी को आपको पत्र लिखना है। हाँ जी सर, आ गया समझ में। एक दो बच्चे कह रहे नहीं आया है, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया है वो एक बार रिवाइज कर लो। टॉपिक क्या है हमारा? सड़क की हालत खराब हो गई है, इसके मामले में नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। तो चलो बच्चों पत्र लिखते हैं। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, 3 लाइन के अंदर आपको अपना एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस जो भी है, ठीक है। या फिर आप लिख दीजिए यहाँ पे इसको काट के परीक्षा भवन करोल बाग दिल्ली, इस तरीके से, है ना, बस हो गया आपका एड्रेस। और चाहो तो ये वाला पूरा लिख देना। फिर आप लिखेंगे डेट। डेट लिख दिया आपने, पूरी डेट लिखनी है। ऐसे करके आप मार्च की जगह 20 फरवरी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आएगा बच्चों जिसे ये मिलेगा। किसको लिख रहे हो एड्रेस? किसको लिख रहे हो आप? नगर निगम अधिकारी को लिख रहे हो। कहाँ के? करोल बाग के। ये आपका एड्रेस हो गया, ठीक। विषय क्या है बच्चों आपका? आपका विषय जो सड़क है इसकी स्थिति खराब हो चुकी है, इसके ध्यान के आकर्षण हेतु पत्र, ठीक है। इसके ध्यान मतलब सड़क की स्थिति खराब हो चुकी है ना, तो इसके लिए आप नगर निगम के अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो। चलो देखो, बहुत ही सिंपल और छोटा मैंने लिख रखा है, बहुत ही सिंपल और छोटा, ठीक है। मान्यवर, एक सेकेंड, मान्यवर, मैं आर्यन प्रियंका, आपके क्षेत्र का निवासी, सड़क की खस्ता हालत पर ध्यान आकर्षित करना चाहता या चाहती हूं। हमारे क्षेत्र की प्रमुख सड़कें जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है कि टूट फूट चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, जिनमें कई जगह गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए सड़क मरम्मत का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। सड़क की नियमित देखरेख की व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए। आपसे अनुरोध है इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। धन्यवाद। भवदीय आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। इस तरीके से बच्चों आपको इसे लिखना था एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आशा करता हूं बच्चों आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी बताएं, अब अगर आपको ये अधिकारी वाला पत्र समझ में आ गया है तो लिखिए जल्दी से जल्दी यस सर जी मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे लाइक की संख्या कंप्लीट होने वाली है, तो अब लाइक का टारगेट है हमारा 1K, ठीक है, 1K यानी कि 1000 लाइक का टारगेट 1000 है। अब जल्दी से जल्दी जिस बच्चे ने सेशन को लाइक ना किया हो वो लाइक कर दे, और जिसने कर रखा है दिल से धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। यस सर जी आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में आ गया है। 400 प्लस बच्चे वॉचिंग पे। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मैं निशा। यस सर जी, प्रेजेंट सर। एक बच्चा कह रहा है कि सर जी बता दो प्लीज पेपर यही आएगा। बच्चों ये चीज मैंने हमेशा कही है, जो हम आपको पेपर करवा रहे हैं ये कोई रियल पेपर नहीं है। अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए, ये है सैंपल पेपर। क्या है ये सैंपल पेपर है, लेकिन ये श्योर है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बनेंगे जरूर, क्योंकि जो हमने आपको सैंपल पेपर करवाए हैं चाहे एसएसटी का हो, ठीक है, आपने देखा उसमें 50 to 60 मार्क्स तक के वही क्वेश्चन थे जो आपको हमने उन 10 पेपर में करवाए, ठीक है।
तो इस बात की चांसेस बहुत हैं कि जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं उसमें से आएंगे भी, भले ही क्वेश्चन में जो नाम वगैरह है वो चेंज हो जाए, लेकिन टाइप जो क्वेश्चन का पूछा जाएगा दैट इज लाइक दिस। ओके, सो मे भी आपको समझ में आ गई होंगी। सर मेरा नाम इक्ता। ओके चलो, अब हम देखो, वैसे तो आपको प्रिंसिपल वाला लेटर तो मेरे हिसाब से लिखना आता ही है, तो फटाफट से उसको खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वाला लेटर मेरे हिसाब से सबको आता होगा। आप मनीषा या शिवानी हैं, आपके विद्यालय में अनुशासन की स्थिति ठीक नहीं है, प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए कि अनुशासन को बनाए रखने के उपाय और उनको विचार कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए कैसे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय 12 खंबा रोड करोल बाग दिल्ली। ये इस तरीके से विषय क्या है, विद्यालय में अनुशासन हेतु पत्र। ठीक है, प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं मनीष या शिवानी, जो भी नाम है मनीष या शिवानी, आपके विद्यालय का छात्र या छात्रा इस पत्र के माध्यम से विद्यालय में जो अनुशासन की स्थिति है इस पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे विद्यालय में अनुशासन की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण विद्यालय का जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है। छात्रों में अनुशासन की बहुत कमी है, डिसिप्लिन नहीं है बच्चों में, जिससे उनकी गतिविधि बहुत प्रभावित हो रही है। ठीक है, शैक्षिक जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो हमारी बहुत प्रभावित होती है इनकी वजह से। अनुशासन से छात्रों में जिम्मेदारी आती है, समय प्रबंधन आता है और अच्छे व्यवहार का विकास भी होता है। मैं आपसे निवेदन करता या करती हूं कि अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जैसा कि समय समय पर कक्षाओं की शुरुआत, कार्यवाही का पालन और छात्रों के अनुशासन के महत्व की शिक्षा देना होता है। धन्यवाद, 20 मार्च। और इसके बाद जैसे हम लिखते हैं ना कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, 9वीं कक्षा और अनुक्रमांक, इस तरीके से। रवि कुमार कहने के सर जी एक और सैंपल पेपर की क्लास लेना। देखते हैं बच्चों, देखते हैं एक और सैंपल पेपर की क्लास के बारे में देखते हैं, अगर हो सकेगा तो जरूर अटेंड करेंगे। अदरवाइज आपके लिए देखो एक सैंपल पेपर की जो वीडियो है ना बच्चों, वीडियो वो तो मैंने बना दी है, वो मैंने प्रीमियर भी कर दूंगा 10:30 बजे, तो उसे देख लेना। बाकी लाइव का देखते हैं, अगर हो पाया तो लाइव भी अटेंड कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। सो थैंक यू सर। चलो अब बच्चों आता है हमारा ईमेल लेखन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो थे ईमेल के बारे में, लघु कथा के बारे में पूछे जा रहे थे। लीजिए आ गया। चलो बच्चों देखो क्या है, आपका नाम मनीष है, आपके इलाके में टेलीफोन और इंटरनेट की सेवा बाधित हो गई है, यानी कि आपके इलाके में ना टेलीफोन और इंटरनेट की जो सेवा बहुत ही दिक्कत दे रही है, कनेक्टिविटी खत्म हो रही है, आ रही है, जा रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, जिससे कि विद्यार्थियों और वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों को परेशानी बहुत हो रही है। तो ऐसे में टेलीकॉम विभाग को एक ईमेल भेजकर समस्या के हल की मांग करें। बच्चों ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं पहले थोड़ा आसान समझाता हूं फिर डिफिकल्टी पे आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला थोड़ा आसान है, इसको समझ लेते हैं। देखो आपका नाम स्नेहा है, आप मोहल्ले में सफाई कर्मी, आपके मोहल्ले में ना सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आते हैं, जिससे कि सड़कें गली मोहल्ले गंदगी से भर गए हैं, इससे मच्छर की, अन्य कीटाणुओं की समस्या बढ़ रही है। तो इस मामले में कृपया नगर निगम अधिकारी को इस विषय में एक ईमेल लिखें तुरंत और इसकी कार्यवाही को करने की वो जो है मांग करें। ठीक है, इस मामले में तो कैसे करेंगे, देखो ईमेल लेखन हम कैसे करते हैं बच्चों। ठीक है, ईमेल लेखन कैसे करते हैं, ये रहा आपका ईमेल लेखन। ये ईमेल लेखन, इसमें पहले प्रेषक आएगा। प्रेषक का मतलब क्या होता है, सेंटर। प्रेषक का मतलब सेंटर कौन है, तो सेंटर कौन है बच्चों, स्नेहा सेंटर है। सेंटर कौन है, स्नेहा। प्राप्तकर्ता किसे भेजा जा रहा है, ये किसे भेजा जा रहा है ईमेल बच्चों, नगर निगम के अधिकारी को भेजा जा रहा है। किसको, नगर निगम के अधिकारी को। विषय क्या है, मोहल्ले में सफाई की समस्या। ठीक है, क्या है, ओके, तो प्रिय नगर निगम अधिकारी। ठीक है, प्रिय नगर निगम अधिकारी। अब देखो क्या है, मैं स्नेहा मोहल्ला काव्या नगर की निवासी हूं, यह सूचित करना चाहती हूं कि हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आते हैं, जिससे कि इलाके में गंदगी का ढेर लग गया है।
सड़कें और गलियां, मोहल्ले बेहद गंदे हो गए हैं। जगह जगह से गंदगी से बदबू निकल रही है, बल्कि मच्छर और कीटाणु की संख्या बढ़ रही है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। खास करके बच्चों में ये बहुत ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। कृपया सफाई कर्मियों की ड्यूटी सुनिश्चित करें और क्षेत्र की सफाई का काम शीघ्र अतिशीघ्र करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद, भवदीय स्नेहा और आपका फोन नंबर। ठीक है, दोबारा ईमेल समझ लीजिए कैसे लिखना है बच्चों। सबसे पहले आपको लिखना है भेजने वाला कौन है, तो स्नेहा ने भेजा है। किसे भेजा है, तो प्राप्त करता है नगर निगम के अधिकारी। विषय है मोहल्ले की सफाई की समस्या, और उसके बाद में आप जो समस्या वो लिखेंगे। सब कुछ लिखने के बाद में धन्यवाद, भवदीय स्नेहा और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। चलिए अब जो हमारा डिफिकल्ट वाला था इसको देख लेते हैं। तो डिफिकल्ट क्या है इसमें कि टेलीफोन और इंटरनेट की सेवा आपकी जो है वो बाधित हो गई है। इसके लिए आपको टेलीकॉम विभाग को ईमेल लिखना है। किसको? टेलीकॉम विभाग को। ठीक है, तो कौन लिखेगा? मैंने यहाँ पे नाम ले लिया मनीषा का। ठीक है, तो कौन लिख रहा है ईमेल? मनीषा लिख रही है। किसको लिख रही है? टेलीकॉम विभाग को। तो प्राप्त करता है टेलीकॉम विभाग का अधिकारी। ओके, अब लिखेंगे विषय। विषय क्या है? टेलीफोन और इंटरनेट की जो सेवा की जो बाधा हो गई है उसके मामले में। ठीक है, तो प्रिय टेलीकॉम विभाग अधिकारी, मैं मनीषा मोहल्ला सूरजमुखी यह पत्र लिखकर आपको सूचित करना चाहती हूं कि हमारे इलाके में टेलीफोन और इंटरनेट की सेवा कई दिनों से बाधित है। यह स्थिति छात्रों और वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बनी हुई है। टेलीफोन और इंटरनेट सेवा के बाधित होने से विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं उसमें भी कठिनाई आ रही है। इसके अलावा जो लोग घर से काम करते हैं उन्हें भी आवश्यक कार्यों में पूरा करने में कठिनाई आ रही है। यह स्थिति हमारे दैनिक जीवन और कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है और इस समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाना चाहिए। कृपया टेलीफोन और इंटरनेट सेवा को शीघ्र अतिशीघ्र प्रभावी रूप से बिना दिक्कत के चालू करें, बिना रुकावट के। धन्यवाद, भवदीय मनीषा, फोन नंबर। ओके बच्चों, तो आ गया समझ बच्चों ईमेल। महेश, बच्चों की भी सुन लीजिए। तो चलिए बच्चों की सुनते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चा लोग, क्या कह रहे हो भाई लोग, बोलेंगे जल्दी से। यस सर जी, आ गया है समझ में। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों अभी हमारे 150 लाइक और बच रहे हैं पूरे 1 के होने में। ठीक है, तो जल्दी से जिसने लाइक ना किया हो जल्दी से लाइक कर दो। जो नया बच्चा ज्वाइन होता जाए वो लाइक करता जाए सेशन को, जल्दी से जल्दी लाइक करे। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर जी। चलो अगला टॉपिक डिस्कशन करते हैं जो कि है लघु कथा लेखन। बच्चों लघु कथा सिंपल सा है, जैसे एक कहानी होती है ना, उसमें आप एक पात्र लेते हैं, बस एक नाम ले लीजिए किसी का और कहानी लिख दीजिए। जैसे कि संकेत बिंदु हैं, जीवन में आए संघर्ष, संघर्ष के बावजूद हार ना मानना, मेहनत और धैर्य से सफलता प्राप्त करना, संघर्ष से सीखी गई बातें। तो आओ लिखते हैं इसके बारे में। तो हमारी लघु कथा का विषय क्या बनेगा? विषय बनेगा संघर्षों के बावजूद सफलता। लघु कथा कैसे लिखेंगे? मैंने अपना जो इस क्या नाम है लघु कथा का नायक है वो चुना है सोनिया को। सोनिया एक छोटे शहर की लड़की थी जिसने अपना सपना बहुत ही बड़ा रखा। उसे अक्सर ये कहा जाता था कि तुम इतना तो नहीं कर सकती, लेकिन सोनिया ने कभी हार नहीं मानी। उसके रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखा। सोनिया ने कभी भी अपनी मेहनत कम नहीं की, वह लगातार काम करती रही और समय के साथ उसके प्रयास रंग लाने लगे। उसने अपने सपने को सच करके दिखाया और एक बड़ी कंपनी में कार्यकारी पद उसने हासिल कर लिया। ठीक है, सोनिया ने समझा कि जीवन में जितनी मुश्किलें आती हैं उन्हें पार करना उतना ही आवश्यक होता है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं उनको फेस करके आगे बढ़ना, यही जिंदगी और एक सक्सेसफुल मैन का एक एडवांसमेंट होता है। संघर्षों ने उसे मजबूत बनाया, संघर्षों ने उसे आत्मविश्वासी बनाया। अब वह जानती थी कि सफलता पाने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक लघु कथा का टॉपिक और आपको मैं बताता हूं, जैसे कि ये है
व्यस्त जीवन में रिश्तों की उपेक्षा, रिश्तों की महत्वता और एहसास देर से होना, बदलाव की आवश्यकता महसूस करना, रिश्तों में सुधार और संतुलन की ओर कदम बढ़ाना, है ना। तो अब इसी को हम समझेंगे। तो देखो मैंने क्या टॉपिक बना दिया, रिश्तों की अहमियत, लघु कथा। तो बच्चों यहां पे मेरा जो नायक है इस लघु कथा का वो है मयंक। मयंक एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन वह हमेशा अपने आप को इतना व्यस्त रखता था, इतना बिजी रखता था कि रिश्तों की उसने उपेक्षा कर दी, रिश्तों को टाइम ही नहीं दिया। उसकी सफलता का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके परिवार और दोस्त उससे दूर जाते रहे थे। एक दिन मयंक को यह एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ है जो उसे चाहिए, लेकिन फिर भी आज वो अकेला महसूस करता है। उसकी पत्नी और बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे थे, उसके दोस्तों से बातचीत कम हो गई थी। उसने महसूस किया कि सफल होने के बावजूद रिश्तों में सुधार की जरूरत है। मयंक ने तय किया कि वह अब से अपने जीवन में संतुलन बनाएगा। उसने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, पुराने दोस्तों से मिलकर रिश्तों को फिर से मजबूत किया। इस बदलाव ने उसके जीवन को संतुष्ट, खुशहाल बना दिया, क्योंकि अब वह जानता था कि रिश्तों का महत्व और सफलता इसको कैसे मैनेज करके चलना चाहिए बच्चों। ठीक है, ओके। तो सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे क्या आपको लघु कथा लेकिन समझ में आ गया। क्या करना है, आपको एक पात्र लेना है, आप अपने दोस्त का नाम लिख लीजिए, डज नॉट मैटर, ठीक है, और उसी के हिसाब से एक लघु कथा लेखन तैयार कर दीजिए। जैसे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं वैसे लघु कथा हिंदी में हो जाएगी। ठीक है, ओके बच्चों, जिस भी बच्चे ने अभी तक भी सेशन को लाइक ना किया हो तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस सेशन को देखो ऐसे लाइक करेंगे। यहाँ पे ना एक वो होगा, ठीक है, यहाँ पे एक वो होगा लाइक का बटन, उस पर क्या करना है, ऐसे क्लिक कर देना है, हो गया लाइक। और जिस बच्चे ने मुझे इंस्टा पे फॉलो ना किया हो बच्चों, तो इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, ठीक है, फॉलो जरूर कर लेना। और साथ ही एक आपको कमेंट करना है कि सर जी आपको मैं क्वेश्चन पेपर भेज दूं इस तरीके से, तो आपको मैं यस बोल दूं, रिप्लाई में यस बोल दूं, तो आपको क्या करना है, स्कूल से जल्दी आके मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करना है अपना, ताकि मैं उसकी वीडियो बना सकूं जल्दी आपके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो सारे बच्चे जल्दी से फॉलो कर लीजिए जिसने नहीं किया है। ओके, सो एक छोटा टॉपिक रह गया बच्चों हमारा और आज का सेशन खत्म, और वो है संवाद लेखन। क्या बोला मैंने बोला संवाद लेखन। दोबारा सुनिए, संवाद लेखन। ठीक है, संवाद लेखन। तो बच्चों संवाद लेखन बहुत आसान होता है। कैसे, आप हो, आपके दोस्त हैं, ठीक है, इनके बीच में संवाद चल रहा है, अब वो किसी भी मामले में हो सकता है, उन्हीं को आपको 10 से 12 लाइन में लिख देना है, हो गया आपका संवाद लेखन एक तरीके से, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे नाम दिया गया है, राजा और सीमा खेलों के महत्व पर बात करते हैं। कौन, राजा नहीं, राज है, राज और सीमा खेल की इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। राज का मानना है कि खेल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, जबकि सीमा पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की बात करती है ना, जबकि सीमा जो है वो पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की बात करती है। ये बातें हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अब हम इसको समझें कैसे ढंग से, है ना, अब इसको ढंग से कैसे समझें, तो चलो ढंग से समझते इसको अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं, और यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं। टॉपिक क्या है बच्चों, खेलों के महत्व पर चर्चा, खेलों के महत्व पर चर्चा, और ये रहा हमारा संवाद। तो जैसे मैंने लिखा, राज सीमा से कहता है, सीमा तुम्हें खेलों के महत्व, तो क्या तुम खेलों के महत्व को समझती हो। ठीक है, सीमा कहती है हाँ, लेकिन मैं पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस मानती हूँ। राज कहता है खेल शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। सीमा कहती है हाँ मैं मानती हूं, लेकिन खेल में समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। राज कहता है समय का सही प्रबंधन किया जाए तो खेल और पढ़ाई दोनों में संतुलन बैठाया जा सकता है। अब सीमा कहती है हाँ फिर तो खेल से शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा हमारा। राज कहता है हाँ, इसके अलावा खेल से टीम वर्क, मानसिक ताकत ये भी बढ़ती है। सीमा कहती है ये सच है, लेकिन खेलों के लिए हमें समय तो निकालना होगा। फिर राज कहता है हम दोनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि समय को, खेल को भी, और जो हमारा स्टडी टाइम है उसको भी। एक और संवाद ले लेते हैं। एक संवाद है बच्चों कि आरव और तनु जो है वो पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं।
आरव है कहता है कि प्लास्टिक का उपयोग कम करने का सुझाव देता है। वहीं तनु जो है वो वृक्षारोपण पे जोर देती है। तो इसी के मामले में हमें संवाद लिखना है। तो लिखेंगे संवाद कैसे? आरव कहता है, तनु तुमने सोचा है कि पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है? तनु कहती है, हाँ आरव, प्लास्टिक कचरे ने की स्थिति बहुत खराब कर दी है। आरव कहता है, हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए तनु, और साथ ही अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए। आरव, क्यों ना हम अपने स्कूल में जागरूकता अभियान शुरू करें? तनु कहती, वाह आरव, ये तो शानदार विचार है, पोस्टर और स्लोगन हम बना सकते हैं। आरव, हाँ हाँ हाँ, हम वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। तनु कहती है, छात्रों को इसमें हम शामिल करेंगे तो और अच्छा रहेगा। आरव कहता है, यह छोटे कदम पर्यावरण को बचाने में हमारी मदद करेंगे। तनु, चलो इस पे काम शुरू करते हैं अब, ठीक है, बातें बहुत हो गई, चलो अब लगते हैं काम पे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, सो फाइनली यहाँ पे हमारा सेशन कितनी देर का हो चुका है अभी देखते हैं। 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है, कितना बोला मैंने? 1 घंटा 40 मिनट। और यहाँ पे हमारा ये सेशन बच्चों पूरा हो चुका है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 2 घंटे के एपिसोड के अंदर क्लास 9th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पीवाईक्यू था, सैंपल पेपर, इसको यहां पे अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में समझ लिया है। और आशा करता हूं बच्चों कि आप सभी ने ये जो 2 घंटे का सेशन अटेंड किया है, डेफिनेटली इससे आपको एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी। क्योंकि देखो भाई, हमने ना अपनी तरफ से जितना भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है वो आपको बताइए। इवन एक्स्ट्रा सैंपल पेपर्स भी आपको हमने इसी में डिस्कस किए हैं, है ना, जो ऑलरेडी करवा रखे थे। तो देखो, मेरे हिसाब से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है। अभी इस वीडियो के बाद भी कम से कम 1 से 2 वीडियो और आएंगे आपके फाइनल एग्जाम के लिए। हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हो सकता है सैंपल पेपर की हो, तो आने वाली 1-2 वीडियोस और होंगी, उनको भी देख लेना। डेफिनेटली आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बस बच्चों, आज के इस सेशन के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले सेशन में। और हाँ, वीडियो एंड करने से पहले आप सभी बच्चों को जिनका आज पेपर है उनको भी ऑल द बेस्ट, जिनका 23 तारीख को पेपर होगा उनको भी ऑल द बेस्ट, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एग्जाम के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।